छोड़ रहा हूँ, सब जब जब जरूरत होगा मैं कवर करके बता दूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। अभ्यास का बहुत सिंपल मतलब है, जितना सूचना आपको मिल जाती है, जांच परख करके ठीक लगती है, उसको जीने में उतार लेना। सूचना दुनिया भर की रखे हुए हो, लोगों को सुना भी लेते हो, बता भी देते हो, कोई सवाल पूछता है तो उत्तर भी दे देते हो, लेकिन अपने जीने में नहीं आता हो तो उसका क्या फायदा। कहते हैं कि दरवाजे पे बैठ के बाहर गुजरने वाली गायों को गिनते रहोगे ना, पूरे दिन भर में सुबह से शाम तक गिन लो। पहले के जमाने में बहुत गाय जाती थी ना बाहर चरने के लिए, तो दरवाजे पे खड़े होकर सुबह से शाम तक कितना भी गिन लो कि गाय कितनी गई, दूध पीने को एक बूंद भी नहीं मिला कि नहीं। और दूध पीने को नहीं मिला तो गाय गिनने का फायदा क्या सुबह से शाम तक, फिर फायदा क्या। तो जितनी भी सूचनाएं हमारे पास हैं, ये सुनने के लिए नहीं है, सुनाने के लिए नहीं है, बैठ करके वैचारिक जुगाली करने के लिए और चाय कॉफी पे चर्चा करने के लिए नहीं है, ये अपने जीने के लिए है। गाय को देखिए, वो खा लेती है, उसके बाद बैठ के उसका जुगाली करती रहती है। जुगाली करना जानते हैं, चबाती रहती है वापस। ये इसलिए नहीं है कि चाय कॉफी पर बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, तो टॉपिक मिल जाएगी। अगर उस दृष्टि से इसको यूज करेंगे दूसरों को सुनाने के लिए, सिर्फ बैठ के चर्चा कर लेने के लिए, कुछ खास उपलब्धि नहीं होती। अभ्यास का मतलब है हमारी सूचना और हमारे जीने के बीच की दूरी खत्म हो जाए। अगर वो खत्म नहीं हो तो सारी सूचनाएं किस काम की, किस काम की। फिर आप बोलने के लिए विद्वान हैं, जीने के लिए तो वही जिंदगी खाली पड़ी रहेगी। और जितना जिंदगी अपना खाली रहता है उसका दुख तो हम ही भोगते हैं जी, दूसरा कौन भोगता है। जिंदगी के खालीपन का, अभाव का, पीड़ा का दोनों प्रॉब्लम होता है। एक उस खालीपन का हम दुख भोगते हैं, दूसरा उस खालीपन को भरने के लिए 20 तरह के उपाय करते हैं, 20 तरह के उपाय, उसमें समय और जाता है। दूसरा जो बात लिखा है ना, वो ये कि अभ्यास को उसके प्रोसेस के हिसाब से करने से फल मिलता है, न कि उसकी क्लैरिटी हो जाने से होता है। हमको खूब पता चल गया कि दिल्ली यहाँ है, खूब पता चल गया कि जाने का रास्ता ऐसे ऐसे है, बीच में ये स्टॉपेज आएगा, वो स्टॉपेज आएगा, आगरा आएगा, मथुरा आएगा, झांसी ग्वालियर आता होगा, हमको पता भी नहीं, हो करके दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये डिटेल आपको मिल भी जाए तो इससे दिल्ली पहुंच जाएंगे या रास्ते में चलेंगे तब दिल्ली पहुंचेंगे। तो अगला मुद्दा ये पहचानना महत्वपूर्ण है। आजकल की पढ़ाई लिखाई में ऐसा हो गया है ना कि जीने की बात होती नहीं है, इसलिए हमको लगता है सिद्धांत समझ लिए, परीक्षा में लिख दिए, एग्जाम में फर्स्ट आ गए, बात हो गई। जिंदगी वहां से शुरू होती है, वहां खत्म नहीं होती। जिंदगी शुरू करने के लिए ये जरूरी है, आप छोटी से छोटी चीज भी बदलना चाहेंगे ना, तो ये तो पता होना चाहिए कि ठीक क्या है। फिर उसके बाद जब तक आप उसको जीने में उतारने का काम नहीं करेंगे, एक भी आदत नहीं बनती। रोज क्लास में पढ़िए, वो बच्चा उठ के बता देगा कि इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो भी लिख देगा, परीक्षा में फुल मार्क्स भी ले आएगा, लेकिन सोया मिलेगा 9 बजे तक। और 9 बजे तक सोया मिलेगा तो स्वास्थ्य के लाभ आप कितना भी लिख दीजिए कि सुबह 5 बजे उठने से ये लाभ होता है, वो परीक्षा में लिखने से लाभ कभी मिलेगा, तो उठने से मिलेगा। अगली बात ये लिखी है कि इसमें ईमानदारी और निष्ठा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ईमानदारी का मतलब होता है बहुत बारीकी से अपने को देखते रहना कि क्या सचमुच में विश्वास, सम्मान, स्नेह जिसको कह रहा हूं वैसा जीता हूं कि नहीं जीता हूं। आदमी क्या करता है कि अपने लिए एक जस्टिफिकेशन ले आता है, एक पतली गली ले आता है। अच्छा मैं इतना तो करता हूं, बाकी सब तो 9 बजे तक सोए रहते हैं, मैं तो एक ही दिन सोता हूं, बाकी लोग तो कार्यशाला में भी नहीं आते हैं, मैं कम से कम छुट्टी लेके तो आ जाता हूं। अच्छा बाकी लोग तो अपना टीए लेते होंगे, मैं तो बिना उसके आ गया हूं। आदमी अपने लिए 4 तर्क ढूंढ लेता है जो नहीं कर रहा है उसके लिए।
हमको धीरे धीरे ये पहचानना जरूरी है कि जिंदगी में ये बदलाव हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि दूसरे को कुछ मिलेगा। जिंदगी में ये बदलाव इसलिए जरूरी है कि अपने तृप्ति पूर्वक जीने का उपाय यही है। स्नेह के बदले विरोध एक क्षण भी आता है, सम्मान के बदले अपमान एक क्षण भी आता है। हमारा अपना घर सबसे पहले जलता है, मेरा अपना दुख सबसे पहले होता है। ये पहचानना जरूरी है, ये पहचानना जरूरी। तो ईमानदारी की जितनी कमी होगी ना, रास्ता उतना लेट होगा। जस्टिफिकेशन जितना ज्यादा हम देंगे, 20 साल से उम्र हो गई है कैसे बदल लें, 30 साल से कर रहे हैं कैसे बदल लें, ये जितना ये सब कह रहे हैं अपने को ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को, अपनी पुरानी आदतों को करने में जो थोड़ा इनर्शिया लगता है, शुरू में जो थोड़ा दबाव बनता है, वो सबको छुपा करके जस्टिफाई करना चाहते हैं। जितना इस काम को करेंगे उसको ही ईमानदारी का अभाव कहते हैं। और ये जितना ये अभाव होगा, हमको पहचानना जरूरी है कि हमारी ये जो प्रोग्रेस है ना आगे बढ़ने की, वो उतनी ज्यादा बाधित होगी। हम अनजाने में ही सही अपने ही हाथ से एक पत्थर रख दे रहे हैं अपने ही रास्ते। तो चोट तो लगेगी, पैर तो टूटेगा, पता नहीं चलता है। हमको लगता है हम ऐसा करके जिंदगी बड़ा बढ़िया कर ले रहे हैं। ये दिखना जरूरी है कि ईमानदारी की जितनी कमी होगी, जस्टिफिकेशन जितना ज्यादा हम दे रहे हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए, हम उतना ज्यादा अपने घाव को जिन्स से ढकने का काम करते हैं। वो अंदर नासूर बनेगा, अंदर फोड़ा बनेगा और एक समय में पैर काटने की नौबत आ जाएगी। ज्यादातर संबंधों में देखेंगे ना, ऐसे ही चीजें एक दिन में थोड़ी खराब होती हैं जी। वो एक एक स्टेप, एक एक कदम खराब होता है और एक दिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुंह भी अब नहीं देख सकते। ये जो पूरी प्रक्रिया घट रही है ना, उसमें ईमानदारी की जगह पर जो हम जस्टिफाई करते रहते हैं अपने को, अगला जस्टिफाई करता रहता है अपने को और वो दूसरे को चोट पहुंचाता रहता है। तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि अगले के चोट में एक और वृद्धि कर दे रहे हैं। अगले का तो हो ही रहा है, अपना भी दिखना जरूरी है कि जितनी बार हम अपनी गलतियों का जस्टिफिकेशन देते हैं, उसके सुधार होने की संभावना उतनी कम होती चली जाती है। ये बात दिखती? ईमानदारी का मतलब ये है। निष्ठा का मतलब क्या है? निष्ठा का मतलब यह है कि हम सचमुच जिसको अपनी वरीयता मानते हैं, जिसको अपनी प्रायोरिटी मानते हैं, उसके लिए अपना मन, तन, धन, समय और प्रयास लगाते हैं। बैठेंगे शाम को जाके कॉफी हाउस में 2 घंटा और कहेंगे कि हम संबंध ठीक करना चाहते हैं, तो मजाक करने की बात है। तो मजाक करने की बात है। मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि आपको सुबह उठने में देर हो जाए। आपने सोचा था कि रोज सुबह उठ के अध्ययन करेंगे 1 घंटा, और सुबह उठने में देर हो जाए तो आप नाश्ता छोड़ते हैं कि अध्ययन छोड़ते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप अगर अध्ययन कर रहे हैं, नाश्ता छोड़ रहे हैं, तो अध्ययन आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, नाश्ता छोड़ रहे हैं, तो अध्ययन आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप अध्ययन छोड़ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ता हमारी प्रायोरिटी है। इतना सिंपल सा बात है जी। ठीक बात है। तो ये जो कहा ना, ये भी अच्छी बात है। देखना चाहिए कभी कि एक दिन अध्ययन में कुछ कम जगह होता है तो कैसा लगता है, और नाश्ता में थोड़ा टेस्ट ठीकने लगे तो कैसा लगता है, कौन सा चोट ज्यादा लगता है। ये सब बताता है इस बात को कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। मैं बार बार कहता हूं, हम अपने शरीर के लिए, अपने चेहरे के लिए, अपने लुक के लिए सजग है ना अगर, तो घर से बाहर निकलने के पहले आईना देखना नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते?
क्योंकि हम सजग हैं अपने अपीयरेंस के प्रति, अपने चेहरे के प्रति, अपने लुक के प्रति। कितना भी जल्दी में हो ना, देर होता रहे, 2 मिनट देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आईना तो देख के ही जाए। आजकल तो अच्छा हो गया है कि कुछ नहीं होता है तो कैमरा फ्रंट ऑन कर लो, उसी में देख लो, लेकिन वो देख के ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। स्कूल 2 मिनट लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन अपीयरेंस तो ठीक होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी में ऊपर है, तो उसके लिए समय भी निकल जाता है, उसके लिए प्रयास भी कर लेते हैं, वो याद भी रह जाता है, याद भी रह जाता है, वो नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि गहरे में वो बात अंदर बैठ गई है कि हमारा अपीयरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही तो बात है। और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई किताब खोल के आप रोज 20 बार उसको रटने का काम किए हैं। घर से निकलने के पहले अपना चेहरा देख के जाना है, घर से निकलने के पहले चेहरा देख के जाना है। कोई स्कूल नहीं पढ़ा रहा, कोई किताब 20 बार नहीं रटवा रहा, लेकिन हमको एक बार दिख गया अपने लिए कि ये महत्वपूर्ण है, तो वो अपने अंदर चलता रहता है, लगता है। कुछ बार बचपन में आदत अभ्यास करवा दिया गया होगा, अब गाड़ी चल पड़ी है तो चलती रहती, चलती रहती। तो निष्ठा का मतलब होता है जिस बात में हमारी निष्ठा होती है, जो हमारी प्रायोरिटी में ऊपर होता है, हम उसके लिए अपना समय, अपना प्रयास, अपना मन, अपना तन लगाते ही हैं। समय हर आदमी के पास वही 24 घंटा है, किसी के पास 25 नहीं है। आप उस 24 घंटे को कहाँ लगाते हैं, उससे इतना पता चलता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो जब भी आप किसी चीज के लिए कहते हैं, या मैं किसी चीज के लिए कहता हूँ कि समय नहीं है हमारे पास, हमको इतना ही सुनाई पड़ता है कि प्रायोरिटी में अभी नीचे है और भी जरूरी काम है करने को। इतना ही मतलब है उसका। क्योंकि जो उसको कर रहा है उसके पास भी वही 24 घंटा है, वो भी उसी में से समय निकाल के कर रहा है, हम भी उसी में से समय निकाल के कर रहे हैं। समय नहीं है का मतलब इतना ही होता है प्रायोरिटी। जिस चीज के लिए भी आपको लगता होगा ना कि समय नहीं मिल पा रहा है, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी होगी तो समय निकल ही जाता है। आज नहीं निकल रहा है, आदमी 2-3 महीना में सारा सेटिंग करके समय निकालता है। आपको किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, और प्रायोरिटी में ऊपर है, बाकी सारे काम को उस हिसाब से सेट करके निकलते ही हैं। 5 बजे की ट्रेन पकड़नी हो, सुबह 3 बजे उठ के तैयार होके निकलते हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटी में है। बिना हिला के, हाँ, ट्रेन छूट जाएगी। ठीक बात। इतनी बात समझ में आई। लास्ट लाइन जो लिखा है ना, ये महत्वपूर्ण है। अभी भी देखिएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हर समय हम गलतियां ही कर रहे हैं, लेकिन चूक हमसे ये होती है कि हम पूरे दिन भर सुविधा के रूप में, सेवा के रूप में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन भाव के रूप में हम 2 बात, 1 बात, 3 बात ऐसी खराब कर जाते हैं जो अगले को चोट पहुंचा देता है। आज का युग अब ऐसा नहीं रह गया है जहां लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे हो, सूली पे चढ़ाया जा रहा हो, गरम कढ़ाई में डाले जा रहे हो, कहीं अपवाद होता होगा। ज्यादातर घरों में जो हिंसा है आज के दिन, वो वाणी का है, वाणी का है, बोलने का है। सुबह से शाम तक में जो हम चोट खाते हैं या चोट दे रहे हैं, वो थप्पड़ का बहुत कम हो गया। आपके बच्चे को भी थप्पड़ मारने के लिए सरकार ने मना कर दिया है, कि देखना ही मना कर दिया। पर जो चोट हम सारा पहुंचा रहे हैं ना, वो वाणी से चोट पहुंचा रहे हैं। घर हो या बाहर, हमारा ज्यादातर चोट आज के दिन भाषा का है, और भाषा के पीछे में हमारा भाव और विचार ठीक नहीं, उसके पीछे में वो मूल दृष्टि ठीक नहीं है। कचरा ही पूरे समय देखते रहते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या है, क्या है? तो ऐसा नहीं है कि अभी हमारा सारा ही सब जगह हम गलत कर रहे हैं, बहुत थोड़ा ही हिस्सा है जो गलत कर रहे हैं, उतने भर को ठीक करने का काम कर लेंगे तो जो सारा अच्छा कर रहे हैं वो क्रेडिट उसमें जुड़ पाएगा। अभी ये हमारा थोड़ा सा खराब करना उस पूरे के ऊपर कालिक होते हैं,
वो ऐसा है कि पूरा घर बनाइए बहुत अच्छे से, लास्ट में उसके ऊपर काला पेंट कर दीजिए। तो आप ही है उसमें नीचे संगमरमर डाला था कि अगर कुछ डाल देते हो सब बराबर हो जाएगा। ऊपर से पेंट कर देने के बाद ना वो नीचे संगमरमर था कि ईंट था कि पत्थर था, वो सब बराबर हो जाता है। अभी हमारी जिंदगी उन थोड़ी जगहों पर चूक रही है, तो मेरे हिसाब से उन बहुत थोड़े मुद्दों को ठीक करने की जरूरत है। उसमें से एक है अपना भाषा ठीक होना, जिसके पीछे कुछ भाव और कुछ दृष्टि थोड़ी ठीक हो जाए तो वो ठीक हो सकता है। नहीं क्या? लास्ट बात ये लिखी हुई है कि जब आप इस प्रयास को करने जाएंगे ना, तो कई बार ऐसा होगा, कल भी आपने देखा होगा इस बात को, मैंने कम से कम यहाँ से 15 बार कहा होगा कि जब आप दूसरे के सुन रहे हैं तो अपने ऊपर लेके नहीं सुन रहे, लेकिन जब आप सुनने जाते हैं तो कब आप अपने ऊपर ले लेते हैं और कब जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता। उसको बदलने का एक ही उपाय है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। जो तरीका हमारा ठीक नहीं बना है उसको ठीक करने के लिए सिद्धांत जब तक नहीं समझे तब तक सिद्धांत समझिए। सिद्धांत समझ गए तो उस समय होश रखना, उस समय सजग रखना और अप्लाई करना उसी से होता है। और उस समय जब आपको कोई ध्यान दिला देता है, ये देखो अपने ऊपर लेके सुनना शुरू कर दिए और इसका पहचान है कि मैं से वाक्य बोलना शुरू कर दिए, सर मैं ऐसा नहीं चाहता था, सर मेरा ये आशय नहीं था, भैया मैं ऐसा नहीं सोचता था, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही थी, ये सारे वाक्य तब जब आप करने जाते हैं और ये गलती दिखती है ना, तब पता चलता है कि अच्छा जस्टिफिकेशन इसको कह रहे थे। हम तो 20 बार बोल चुके कि जस्टिफिकेशन नहीं करना है, रिएक्ट नहीं होना है। वो क्या होता है शिविर के बाद ना थोड़ा आदमी ऐसे भी कूल डाउन हो जाता है तो रिएक्शन वाला कम दिखता है। जस्टिफिकेशन वाला तो कल सारे सेशंस में हमको कहीं ना कहीं दिख रहे थे कि वाक्य वो शुरू हो जाते, शुरू हो जाते। तो जब भी हम ठीक करने भी जाएंगे ना तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आज थोड़ा ठीक होगा, कल थोड़ा और ठीक होगा, परसों थोड़ा और ठीक होगा। ठीक उसी तरह से है जैसे खाना बनाने जाते हैं तो पहले दिन एक आइटम सीखते हैं, दूसरे दिन कुछ और सीखते हैं, तीसरे दिन कुछ और सीखते हैं, 15 दिन 1 महीना में हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और एक बार आप कॉन्फिडेंट हो गए ना तब आप अपनी भी नई नई रेसिपी बहुत ट्राई कर सकते हैं। अच्छा इसमें थोड़ा ये बढ़ा के देख लेते हैं, इसमें थोड़ा ये मिला के देख लेते हैं। पर जब तक आपको वो बेसिक ही नहीं सीखे हैं और फिर कुछ करना शुरू कर देंगे बात नहीं जमेगी, फिर तो जायका खराब हो जाएगा। तो थोड़े समय उस सिस्टम को, प्रोसेस को पकड़ के उस अभ्यास को करने की जरूरत है। उस प्रक्रिया में कई बार ऐसा होगा कि ध्यान जाएगा, फिर गलती हो जाएगी, फिर गलती हो जाएगी। ठीक उस बच्चे की तरह जो पहली बार चलना शुरू करता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, फिर गिर जाता है, फिर गिर जाता है, लेकिन वही बच्चा एक दिन चल लेता है। उसी बच्चे को आप ABCD सिखाते हैं, आ सिखाते हैं, वो 20 गलती करता है। कल सिखाते हैं, आज फिर भूल जाता है, आज बताते हैं, कल फिर वही गलती करता है, लेकिन करता रहता है, उसको कराते रहते हैं तो 15 दिन में, 1 महीना में, 3 महीना में वही बच्चा ठीक भी करने लगता है। अगर उस अभ्यास की उस 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने की प्रक्रिया से वो नहीं गुजरेगा, जिंदगी में कभी सीख नहीं पाएगा, कभी सीख नहीं पाएगा। और जो अभ्यास में एक बड़ी चूक होती है हम लोगों से, वो यही होती है कि शुरुआती दिनों में जब वो स्ट्रगल करना पड़ता है थोड़ा ना, हम उसी से डर के हथियार डाल देते हैं, हथियार डाल देते हैं। हथियार डाल दिए तो फिर नहीं होगा। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना एफर्ट करना होता है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन। और उस प्रक्रिया में पता ही होता है हमको कि स्लिप होगा ही, लेकिन वो बार बार वही स्लिप होने का ये मतलब नहीं होता है कि हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। आपको दिखेगा जब आप काम करने जाएंगे और आपको भी किसी बात पे गुस्सा आ जाता हो
अभी गुस्सा आता होगा, एक दिन मन खराब रहता होगा, काम शुरू करेंगे ना तो गुस्सा आएगा तो 3 घंटा मन खराब, आगे 2 घंटा में बदलेगा, आगे 1 घंटा में बदलेगा, आगे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी आपको गुस्सा आ रहा है, दिन भर मन खराब रह रहा है और आगे से गुस्सा नहीं आए एक ही दिन में, वो मैजिक नहीं है, क्रम से अभ्यास है। घर में भी कोई बर्तन जो बहुत दिन से नहीं धोए हो और काला पड़ गया हो ना, जब उसकी सफाई करना शुरू करते हैं ना, कितना भी घिस लीजिए उसको आप, वो एक दिन में नहीं काली उतरता सारा। एक दिन घिसते हैं थोड़ा उतरता है, फिर दूसरे दिन घिसते हैं थोड़ा उतरता है, 15 दिन उसको करते रहिए तो 16वें दिन वो बर्तन जाके साफ होता है कि नहीं। अभ्यास भी ऐसा ही है। तो आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे कि कल काला था आज साफ नहीं होगा। हमको देखना ये होता है कि जितना काला कल था वो कम हुआ कि पहले दिन में 3 बार गुस्सा आता था, अभी वो दिन में 1 बार में बदला कि नहीं, अब सप्ताह में 3 बार हुआ कि नहीं, अब महीने में 3 बार जा रहा है कि नहीं। तो महीने में 3 बार गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही खड़े हैं। एक दिन में 3 बार से महीने में 3 बार पे हम पहुंच गए, तो ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है। और यही प्रोग्रेस का ढंग होता है। कहीं भी हम जो सीधा 0 1 बाइनरी सोचने लगते हैं ना, फिर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। होता क्या है, जिस आदमी करने जाते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होती है, तीव्रता कम होती है। जितने भी नकारात्मक चीजों को आप ठीक करने जाएंगे उसकी तीव्रता कम होती दिखाई। जितने भी सकारात्मक चीजों को देखने जाएंगे उसकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई। नकारात्मक चीजों का फ्रीक्वेंसी कम होता हुआ दिखाई देगा, ड्यूरेशन कम होता हुआ दिखाई देगा। सकारात्मक चीजों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ड्यूरेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रोग्रेस को उस पैमाने पर मापने की जरूरत है, न कि इस पर कि 8 दिन के वर्कशॉप के बाद मेरा गुस्सा खत्म नहीं हुआ। ये पहचानना जरूरी है कि जितना पहले आता था वो कम हुआ कि नहीं। और एक बार दिखे कि कम हो रहा है तो लग के उस प्रैक्टिस को 2-3 महीने कर लेने की जरूरत है ताकि वो 0 पे पहुंच जाए। नहीं तो हमसे गलती ये भी होती है कि थोड़ा ठीक होता है फिर हम छोड़ देते। वो ऐसा ही है, 3 दिन ड्राइविंग सीखे फिर छोड़ दी, फिर 6 महीने बाद कहीं धक्का खाते हैं फिर शुरू करते हैं, फिर 3 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ऐसा करेंगे तो पूरे जन्म भर में भी ड्राइविंग नहीं आए। अभी आपको लगता होगा कि प्रतिकूल परिस्थितियां खराब हैं। बहुत बार आपको दिखेगा कि जब काम करने जाते हैं और परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, हम मजे से सो जाते हैं उसमें कि अब तो करने को कुछ बचा नहीं। जब अगला फिर कहीं लात खाते हैं उसके बाद सोचते हैं अच्छा कुछ करना बच गया। सजगता जरूरी है। अनुकूल परिस्थितियों में भी हम बेहोश होकर सो जाते हैं, फिर जब अगला धक्का खाते हैं तब लगता है अच्छा कुछ ठीक नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा। सजगता के साथ उसको लग करके थोड़ा ठीक कर लिया जाए। और मैं अभ्यास के बारे में एक बात और बार बार कहता रहता हूँ, अभ्यास का जो पहला दिन होता है ना वही सबसे कठिन होता है। आप किचन में घुस रहे हो, कौन सा दिन सबसे कठिन? आप पानी में उतर रहे हो तैरने के लिए, कौन सा दिन सबसे कठिन? आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हो, कौन सा दिन सबसे कठिन? हमको पहचानना चाहिए कि ये अभ्यास जो है ना एक ऐसा हडल रेस है। वो हडल दौड़ते ना, कौन सा बोलते हैं उसको, हडल वाला, हाँ बाधा दौड़ जिसको कहते हैं। हडल वाली एक रेस होती है ना, जंप करना होता है और दौड़ना होता है, बाधा दौड़। तो ये वो वाली हडल रेस है या बाधा दौड़ है जिसका पहला ही बाधा सबसे ऊंचा है, बाकी उसके नीचे। नॉर्मली हम जब लाइफ में बढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा कूदे फिर थोड़ा कूदे फिर थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन अभ्यास का वो उल्टा है, पहले ही दिन की बाधा सबसे अधिक है। पर ये इसकी अच्छाई भी है कि अगर आपने पहले दिन फेस कर लिया तो फिर अब आपको उससे ज्यादा कठिनाई कुछ नहीं आएगी, ये पक्का है, ये पक्का। अब जो भी कठिनाई आएगी वो उससे कम ही होती जाएगी रोज, क्योंकि दूसरे दिन आप थोड़ा जानते हैं, तीसरे दिन आप थोड़ा और जानते हैं, चौथे दिन आप थोड़ा और जानते हैं। ऐसा रोज आप बढ़ते चले जाते हैं, बाधा छोटी होती है। पहले ही दिन वो गैप सबसे ज्यादा है।
बाधा बहुत बड़ी है, हमारा कॉम्पिटेंस का, पर उससे घबरा के रुक जाएंगे तो नहीं बात है। रोज बढ़ते जाएंगे तो वो बाधा रोज छोटी होती चली जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, बाकी जितना लिखा है वो सबको छोड़ दीजिए, कुछ आपके काम का भी नहीं है। हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम लौट के आएंगे। बढ़िया। उस मूलभूत सच्चाई पर मैं फिर से ध्यान दिला दूं कि भाव को ठीक रखने के लिए ना हम कहाँ देख रहे हैं उसको पहचानना जरूरी है। जो जहां है उसको वहां ढूंढेंगे तब तो मिलेगा, वहां है नहीं, कितना भी हाथ पैर मारिए नहीं मिलेगा। हम लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी सुनाते रहते हैं हर बार, और नो ऑफेंस टू एनीवन, फिक्शियस कैरेक्टर है तो हम उसको कंटिन्यू करके कहानियां सुना देते हैं। वो कहानियों को कहानियों की तरह ही लीजिएगा। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार शाम को जो है ना, लैंप पोस्ट के नीचे सुई ढूंढ रहे, थोड़ी सी जगह थी उसमें सुई ढूंढ रहे थे। तो काफी देर ढूंढे, नहीं मिला। लोग जो गुजर रहे थे वो भी साथ में ढूंढना शुरू कर दिए। जब 4-6 लोग ढूंढे उसको 15 मिनट तक और नहीं मिला, तो किसी ने उससे पूछा, मुल्ला तुमको पक्का पता है कि तुम्हारी सुई यहीं गिरी? कहा नहीं, वो तो यहाँ नहीं गिरी। कहा फिर कहाँ गिरी? कहा तालाब से नहा के आ रहे हैं ना, तो तालाब में गिरी। तो किसी ने पूछा कि जब तालाब में गिर गई तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे? तो कहा यहाँ लाइट है ना, वहाँ ढूंढ सकते हैं, तालाब में अंधेरा में कैसे ढूंढेंगे? तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि जहाँ लाइट कर रहा है वहाँ ढूंढेंगे, या जहाँ तालाब गिरा है वहाँ अंधेरा भी है तो नजर वहीं ले जाके ढूंढेंगे। अभी हमको लगता है जहाँ कन्वीनियंट है, जो करने की आदत पड़ गई है, ठीक है, एक तरह की पढ़ाई लिखाई, एक तरह का जीने का शैली, एक तरह का डिजाइन बना लिए हैं, उसमें कन्वीनियंट लगता है तो हर चीज वहीं ढूंढने जाते हैं। एक बार रुक के तो देखना पड़ेगा कि जिसको ढूंढ रहे हैं वो वहाँ है भी कि नहीं। अगर वो वहाँ है नहीं तो दृष्टि तो दूसरे साइड करनी पड़ेगी। पूरे समय अगर हमारा ये देखने का आदत हो गया है कि अगले की कमी क्या क्या है, वो देख करके मन खराब नहीं होगा तो क्या होगा, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, इरिटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। हमको लगता है समस्या दूसरे में, हमको ये नहीं दिखता है कि एक पट्टी हम बांध रखे हैं जिसमें हमने फोकस ही सिर्फ उसी पर कर लिया। वो पट्टी पहले खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, अगले का जो पॉजिटिव वाला भाग है, ठीक वाला भाग है, उसको देखने का, पहचानने का काम करेंगे। हम सोचते हैं हम आँख वहां बंद रखेंगे और मन हमारा ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगा जी? कैसे ठीक होगा? चिप्स का पैकेट खोलिएगा तो मिलेगा अंदर से चिप्स ही ना जी, बिस्किट कहाँ से निकल जाएंगे? बिस्किट खाना हो तो बिस्किट वाला पैकेट खोलना पड़ेगा ना, चिप्स का पैकेट खोल के बिस्किट थोड़ी मिलेगा। तो पहला जगह जो है ना, वो अपनी दृष्टि को शिफ्ट करना। और मैं कोई झूठी कल्पना करने नहीं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके कल्पना करिए कि आप चांद पे पहुंच गए हैं और बाहर हरी घास बिछी हुई है। हम कह रहे हैं वास्तव में देखिए तो सही कि कमरे के उस कोने में एक गद्दा भी रखा हुआ है। तो हमारे कहने से गद्दा वहां आ जा रहा है ऐसा नहीं, वो गद्दा तो पहले से रखा हुआ है। हमारे कहने से इतना ही होता है कि जो आपकी नजर अभी तक नहीं गई थी वो चली जाती। तो हमारे कहने से कोई गद्दा पैदा नहीं हो रहा है। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आंख मूंदिए कल्पना करिए कि वहां एक गद्दा रखा हुआ है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हम किसी कल्पना की बात नहीं कर रहे, हम कुछ इमेजिन करने की बात नहीं कर रहे, हम कुछ जबरदस्ती देखने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं सिर्फ इतना कि आंख पे बंधी हुई पट्टी के कारण कुछ हिस्सा नहीं दिख रहा है, थोड़ा उसको हटा के तो देखिए वहां है कि। उस जगह से हमने इस एक मूलभूत सच्चाई पर बात की थी, ये 3 बातों पर किया था कि पूरे अस्तित्व को जब देखते हैं तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई ही दिखाई देती। ये अंतर संबंध हमको दिखता ही है। उसमें प्रकृति की एक एक इकाई को भी देखने जाते हैं तो व्यवस्था के रूप में और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में दिखाई देता है।
मानव के रूप में जब हम स्वयं को भी देखते हैं तो ये दिखता है कि मूलतः हम व्यवस्था के ही पक्षधर, हमको व्यवस्था ही सहज रूप में स्वीकार। उसी तरह से मानव के रूप में जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो स्वयं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दूसरे का जब हम अध्ययन करते हैं तो सिर्फ उसका बाहर देख पाते हैं, उसका सिर्फ कैरेक्टर, उसका आचरण, उसका करना देख पाते हैं, अंदर उसके क्या घटित हो रहा है उस पूरी प्रक्रिया में वो हम नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। हमारे जो सर हैं कानपुर में, गणेश बागड़िया जी, उनके एक मित्र थे, हैं अभी भी बॉम्बे के, IIT कानपुर से पढ़े हैं वो, 82-83 बैच के। वो बार बार कहते कि उनका एक 4 साल जूनियर था, वो कंपनी में प्रमोशन पाते पाते एक टॉप कंपनी का हो गया, CEO हो गया। इनकी एज रही होगी उस समय, जो हमारे सर के मित्र हैं 55-56 होगा, उसकी 4 साल कम तो 52 होगा, और उस पोस्ट पे है, कंपनी का टॉप CEO है, और कंपनी इतनी अच्छी है कि प्रधानमंत्री से भी बात हो सकती है जब चाहे तो सीधी। तो कहते हैं मैं हमेशा लाइफ में उसको अपना आइडियल मानता था और उसके हिसाब से चलने की मैंने पूरी लाइफ कोशिश की उसको अपना आइडियल मान के। कहा लेकिन एक दिन हमने वो आइडियल मानना उसको छोड़ दिया। क्या हुआ उस दिन? तो कहा हमको पता चला कि वन फाइन मॉर्निंग ऑफिस में बैठे हुए उसका हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। हमको बाहर से तो दिखता है कि आदमी सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ता जा रहा है और रोल मॉडल बन जाता है, हमको उसके अंदर का तनाव नहीं दिखता है, हमको उसके अंदर का द्वंद्व नहीं दिखता है, हमको उसके अंदर की परेशानी नहीं दिखती। हमको लगता है जिंदगी तो बड़ी मजे में चल रही है। दूसरे को देखेंगे तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, और वो उसी दिन जाके देखेगा जिस दिन ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए। ये तो दिखता नहीं है बाहर से। अभी महीना भर नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, हरियाणा के जो DGP हैं उन्होंने फांसी ली, पब्लिक न्यूज। DGP का मतलब सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर, IPS स्टेट। पत्नी ऐसा भी नहीं है कि हमारे नायक जी जैसा कहेंगे कि पत्नी स्कूल नहीं गई और पढ़ी हुई नहीं। पत्नी IAS ऑफिसर। तो क्या होता है, अगर बाहर से देखिएगा ना तो लगेगा कितनी सक्सेसफुल लाइफ है। थोड़ा रुक के विचार करने जाइए तो दिखता है कि आत्महत्या आदमी का अंतिम ऑप्शन होता है। सब तरह का ट्राई करता है आदमी अपनी जिंदगी में बचने के लिए, जब कुछ नहीं उपाय दिखता है तब कोई ऐसा कदम उठाए। बाहर से देखेंगे ना तो ये नहीं दिखेगा कभी कि कितने तरह की कसमकस चल रही होती है अंदर। अपना अध्ययन करेंगे ना तो बहुत आसानी से वो सारा दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मानव के रूप में स्वयं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। बाहर को देख के निष्कर्ष निकालेंगे ना तो बहुत उल्टे निष्कर्ष भी कई बार निकल जाएंगे कि वही जो रोल मॉडल के रूप में हमको दिखाई दे रहा है, जिसको जैसा बनने के लिए हम भागते जा रहे हैं, जब हम वहां पहुंचते हैं तो दिखता है कि 100 फीट गड्ढे में गिरा हुआ है जहां से निकल भी नहीं सकता। आत्महत्या हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, तो बिल्कुल वो जगह है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लाइफ में प्रोग्रेस ना करें, फिर से क्लेरिफाई करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि काम ना करें, निश्चित रूप से करें, बट उस शांति के साथ करेंगे कि बेचैन होकर करेंगे, ये मुद्दा है। और उस शांति को इंश्योर करने के लिए कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। उतना पहचानना जरूरी है, उसके लिए कुछ समय और प्रयास लगाएंगे कि नहीं। तो मूल वास्तविकता जो कह रहे हैं वो ये कि मानव के संदर्भ में अपना अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाल सके, हम देख सके, हम अपना ऑब्जर्वेशन करके, अपना अध्ययन करके, अपने को देख करके ये निष्कर्ष देख सके हम कि मैं मूलतः सुखी होना चाहता हूँ, समृद्ध होना चाहता हूँ, दूसरे की भी सुख समृद्धि चाहता हूँ, सही को समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ। गलतियां जो हमसे होती हैं
वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने का जब हमको ठीक उपाय नहीं दिखता है तो बाध्यता बस में गलतियां करने पे उतारू हो जाता। अपने लिए ये बात जब हमको दिखनी शुरू होती है तो फिर हम दूसरे के लिए भी इसको देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उससे पूछेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैं अभी अपने में इसको देख रखा हूँ तो मुझे भय नहीं है आप 75 लोगों से पूछ लेने में कि क्या जवाब दे देंगे आप। 4-6 वर्कशॉप में, 10 वर्कशॉप में, 20 वर्कशॉप में खुद पूछ चुका हूँ, 100-200 वर्कशॉप में हमारे साथ के लोग पूछ चुके हैं। तो अब हम निश्चिंत होकर ये बात जानते हैं कि मानव ऐसा ही है। जिससे पहली बार भी मिल रहे होते हैं उसके लिए भी ये बात जानते हैं। जो आज तक नहीं कभी हमसे मिला है, आगे कभी मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे, उसके बारे में भी हम ये बात जानते हैं। उसके बारे में भी हम ये बात जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मानव के रूप में अपना अध्ययन करके मैंने वो बात देख लिया है, अपने साथ के लोगों से पूछ करके भी वो बात देख ली है। अदरवाइज भी जो लोग मिल जाते हैं रास्ते में उनसे भी बात होती है तो यही दिखाई देता है कि प्रवृत्ति तो यही है। तो कम से कम इसको अपने लिए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए, अपने ऑफिस के जगह पर, अपने संबंधियों के लिए, अपने मित्रों के साथ कम से कम इतनी जगह से तो देखना शुरू कर। जहां हमारा जीना है उतनी जगह पर देखने से तो शुरू कर, आगे उसको जब बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। पर जितनी जगहों पर हम जी रहे हैं उतने पर तो देख लेना जरूरी है। तो इस मूलभूत सच्चाई को अगले में ऑब्जर्व करना ये फंडामेंटल अभ्यास है। इसका और ये अभ्यास तब महत्वपूर्ण है, सामान्य परिस्थितियों में तो आप थोड़ा चूक भी जाएंगे, होश तो चलेगा, लेकिन ये तब महत्वपूर्ण है जब अगला हमारे मनोनुकूल नहीं कर रहा है, जब अगला कुछ ऊंची आवाज में बोल रहा है, जब अगला कुछ विरोधजनक ढंग से कह रहा है, जब अगला अपमानजनक कुछ कह रहा है, जब मैं 4 बार किसी को कह रहा हूं और वो उस काम को नहीं कर रहा है जबकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब अगला सामने से झूठ बोल रहा है, जब अगला बोल करके भी समय से नहीं आ रहा है, ये सारी परिस्थितियों में भी ये बात दिखने की जरूरत है। और अगर वो देखने में कठिनाई होने लगे तो लौट के अपने तरफ मुड़ने की जरूरत है और अपने से पूछना चाहिए, मैं भी कभी झूठ बोला हूं कि नहीं, मैं भी कभी अपमान किया हूं कि नहीं, मैं भी कभी विरोध किया हूं कि नहीं, मैं भी कभी ऊंची आवाज में बोला हूं कि नहीं, मैं भी कभी किसी को टाइम का प्रॉमिस करके लेट आया हूं कि नहीं। तो दिखेगा कि कभी न कभी हम भी ऐसा किए होंगे और फिर आपको दिखना शुरू होगा कि उस समय तुरंत मन में उठ जाएगा, लेकिन मेरे साथ तो ये कारण था, ये जस्टिफिकेशन दिखना शुरू हो जाएगा जो इस बात को बताता है कि मूल रूप में मैं वैसा चाहता नहीं था, चाहता नहीं हूं। तो अपने लिए इसको जितना देखना, जब भी डाउट हो मुड़ के अपने लिए देखने की जरूरत है, दूसरे को देख के नहीं। तो आप गाली दे रहे हैं, उस समय आप हमारा सुख चाहते हैं कि नहीं, ये हम आपकी गाली को सुन के नहीं कहते। हमको डाउट भी होता है तो हम पलट के अपने में देखते हैं कि मैं जब कभी दूसरे को बाहर गाली दिया हूं, चाहे मन ही मन गाली दिया हूं, ठीक है, उस समय हमारी मूल चाहना क्या थी। आप जब ऊंची आवाज में बोलते हैं तो मैं आपकी ऊंची आवाज को देख कर, सुन करके ये नहीं तय करता हूं कि आप हमारा सुख चाहते हैं। मैं पलट के अपने में देखता हूं कि मैं जब ऊंची आवाज में किसी को बोला था उस समय मैं सुख चाहता था कि जस्टिफिकेशन सारा आने का मतलब ही यही है कि मैं वैसा करना नहीं चाहता था, तुमने बाध्य कर दिया। The ball lies in your court. अपने पे भी अगर कभी डाउट होना शुरू हो जाए, पाठन समझ में आया? अपने में भी कभी डाउट होना शुरू हो जाए तो लौट करके अपने से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब कभी मैंने अपमान किया, विरोध किया, अगर लगे कि हम तो चाहते ही है इस समय कि मर जाइए, हम तो चाहते ही है कि इसका नुकसान हो जाए कुछ, हम तो चाहते ही है कि इसका बिगड़ जाए कुछ, उस
समय रुक करके ये देखना चाहिए कि ये जो हम चाह रहे हैं, ये हम किसी परिस्थिति की बाध्यतावश चाह रहे हैं, उसकी 10 गलतियों को, जो जिसको हम गलती कहते हैं, झेल झेल करके हमारा लिमिट आ गया है, वो लिमिट क्रॉस करने के बाद अब हम कर रहे हैं, ठीक है, या हम नेचुरल बैठे होते तब भी ऐसा ही। उत्तर साफ है। ऐसे ही दूसरी बात ये देखना शुरू करते हैं कि ये जो अपमान आ गया, विरोध आ गया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, दूसरे का कुछ बुरा कह रहे हैं, नफरत आ गया, ईर्ष्या आ गया, हम क्या चाहते हैं? हम उसमें बने रहें कि उससे बाहर निकलें? हम उसमें रहते हुए आराम में हैं कि परेशान हैं, सहज हैं कि असहज हैं? ये ऑब्जर्व करना शुरू किया जाए। ऑब्जर्व करेंगे तो साफ दिखाई देगा कि परेशानी है, हम तो बाहर निकलना चाहते हैं। तो टीचर से कभी भी पूछ लीजिए ना कि वे बच्चे को डांटते हुए आराम में रहते हैं कि परेशान रहते हैं, टीचर बता देंगे, बच्चे को नहीं लगता है। बच्चे को लगता है मैम की तो मौज है, ठीक है, जहाँ मन होता है तो डांट लेती। जैसे हमको लगता है टीचर्स को कि प्रिंसिपल की तो मौज है, जब मन होता है तब आते हैं और जिसको मन होता है ऑफिस में बुला के 4 बात सुना देते हैं। बाहर से देखेंगे ना तो निष्कर्ष ऐसा ही निकलता है या निकल सकता है, लेकिन जब अपना ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे ना तब दिखाई देगा कि जितने लोगों को आपको डांट के चलाना होता है, जितने लोगों को आपको धक्का मार के कुछ कराना होता है, दूसरे पर कितना दबाव पड़ता है ये तो बात की बात है। अपना दबाव साफ दिखेगा आपको कि हम पर दबाव पड़ता है और लगातार उसका एक तनाव अपने अंदर बढ़ता जाता है। तो ये पहचानना जरूरी है, जरूरी है। अपने ऑब्जर्वेशन में अगर अपने ऊपर भी डाउट हो जाए तो ये 2 बात पूछ ले और दिखाई दे जब कि ये स्थिति को हमको खुद ही स्वीकार नहीं है, तो किसी आवेश में आकर के, किसी विरोध में आके, किसी क्रोध में आके, किसी गुस्से में आके हम अगर किसी का बुरा कुछ उस समय सोच भी रहे हैं, ठीक, इच्छा भी कर रहे हैं, तो ये दिखना जरूरी है कि जब आंख में मोतियाबिंद हो रखा हो तब जो दिखाई देता है वो सच्चाई माने, या जब हम स्वस्थ सामान्य स्थिति में रहते हैं तब जो दिखाई देता है उसको सच्चाई माने। बुखार लग गया है तब जो तापमान महसूस हो रहा है उसको सच्चाई माने, या शरीर स्वस्थ है तब जो दिखाई दे रहा है उसको मूल सच्चाई माने। उत्तर साफ है। तो इस फंडामेंटल को पकड़ के देखने का ब्यूटी ये है कि उस कठिन परिस्थिति में भी जब अगला आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है, जब अगला आपकी 4 बात नहीं सुन रहा है, उस कठिन परिस्थिति में भी एक पॉजिटिव चीज है जो आप अगले में देख सकते हैं, देख सकते। दूसरी चीज जो देखने की कही थी वो ये कि ये दिखाई दे सके कि अपमान करता हुआ, विरोध करता हुआ, क्रोध करता हुआ व्यक्ति मूलतः दुखी है, परेशान, इरिटेटेड है, इरिटेटेड। उसका दुख, उसका पीड़ा, उसकी परेशानी दिखनी जरूरी है। ये निष्कर्ष भी हमको कैसे निकला है? दूसरे को देख के नहीं निकला है, स्वयं को देख के निकला है कि अपमान एक क्षण के लिए भी हम करते हैं, विरोध एक क्षण के लिए भी करते हैं, क्रोध एक क्षण के लिए भी करते हैं, तो हम इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। आप जब उनको थप्पड़ मार रहे हैं और आपके थप्पड़ मारने भर को मैं सीधा देखूंगी ये सब अध्ययन किए बिना, हमको लगता है ये तो बड़ा मौज में है जी, हमको थप्पड़ मार रहा है और मौज कर रहा है। अपने को देखना शुरू करेंगे तो दिखेगा कि थप्पड़ मारने के पहले आधा घंटा अपना खून जलाता है आदमी, उसके बाद थप्पड़ मारने आता है। थप्पड़ मारना तो लास्ट ऑप्शन है, उसके पहले तो सारा खून जलाते हैं तब जाके हम थप्पड़ मारने पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आदमी क्या करता है? आदमी एक तर्क दे देता है, हम तो विशेष है ना जी, सबका अच्छा सोचते हैं, ये दूसरे लोग नालायक है। पूछ के तो देख लो एक बार दूसरे से कि दूसरा भी तो ऐसा नहीं सोच रहा है कि हम तो विशेष है, तुम नालायक हो। तो दूसरी सच्चाई ये देखने की जरूरत है कि वो विरोध करता हुआ, वो गुस्से में बोलता हुआ, वो रिएक्टिव होता हुआ व्यक्ति दुखी है और परेशान है। और जब आप सामान्य स्थिति में इसको देखते रहेंगे ना, निष्कर्ष निकाले रहेंगे, देखने का प्रैक्टिस करेंगे,
छोटे ग्रुप में रोल प्ले में उसको थोड़ा सीरियसली अभ्यास करके प्रैक्टिस करेंगे, तब होगा वो। जैसे आप देखे होंगे ना, आईआईटी की तैयारी के लिए, मेडिकल के लिए जब कोचिंग कराते हैं, जैसा उनका एग्जाम होता है वैसे कंडीशंस में 10 बार 5 बार 15 बार बच्चे को एग्जाम दिलवा देते हैं, ताकि वो एग्जाम का फियर खत्म हो जाए, उस समय के कंडीशंस में वो काम करने के लिए अभ्यस्त हो जाए। उस दिन उसको न लगे कि माउस कैसे चलाना है, पेन पेंसिल कहाँ ढूंढना है, तो वही ढूंढते रह जाएगा बच्चा। जो जिंदगी भर कॉपी पेन पे एग्जाम देता है, पहली बार जब कंप्यूटर पे देने जाता है 15 मिनट उसको एडजस्ट होने में लग जाता है। लेकिन आप वो सब कर चुके हैं, तो अब आपका एक ही काम रह जाता है, वहां प्रॉब्लम सॉल्व करना। और जितना उस प्रैक्टिस को आप सीरियस करके गए हैं, उतना वो आसान है। ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं ना, वो इसीलिए कह रहे हैं कि वहां पर उस प्रैक्टिस को उतना सीरियसली कर लिया जाए जितना आप अपने बच्चे से परीक्षा में जाने के पहले एग्जाम लेके करने के लिए कहते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम बोर्ड के पहले क्यों लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं कि उसका सिलेबस कवर हो गया है कि नहीं देख ले, उस सीरियसनेस के साथ वो देना सीख ले, एग्जाम का थोड़ा भय खत्म हो जाए, 3 घंटा बैठने का आदत बन जाए, कॉपी पेन चलाना सीख ले। ये तो सब करा देते हैं ना जी। उस सीरियसनेस से इस ग्रुप के उस वो को करने की जरूरत है, तभी व्यवहार के मुद्दों में हम गति कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। तो पहली चीज इस फंडामेंटल रियलिटी को देखना। दूसरा, अपमान विरोध क्रोध करते समय भी अगला दुखी है, परेशान है, ये बात को देख पाना। तीसरा, अगर उसके सही पक्ष की लिस्ट, उसकी जो अच्छाई है, उसका जो शुभ वाला भाग है, उसकी लिस्ट को अगर बना रखे हैं हम पहले से, तो उस समय हम साथ में निर्णय पूर्वक उसको भी देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हमको आदमी दिखाई देता है, तो उसके उस निगेटिव वाला तो सब स्मरण में आ जाता है, कुछ लाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उसमें अभ्यस्त हैं, एक्सपर्ट हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज सारी बात करते हुए आराम से ड्राइविंग कर लेते हैं। भारत में तो आधे लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर सिर्फ इसलिए नहीं बात करते हैं कि सरकारी नियम ना हो तो हर आदमी लगाते हुए ही ड्राइव करे पूरे समय। तो ड्राइविंग कठिन नहीं है, होता रहता है सारी बात करते हुए भी, सारी जगह पर चीजों को चलते हुए भी। क्यों? क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए। ऐसे ही दूसरे की कमी वाले भाग को देखने के लिए तो हम अभ्यस्त हो गए। ये ठीक वाले भाग का लिस्ट बना के रखेंगे ना, तब उस समय वो दिखाई दे सकता है, नहीं तो कैसे दिखाई दे। इसलिए हमारा फिर से आप सबों से निवेदन होगा कि जिन लोगों ने भी वो होमवर्क नहीं किया है, लौट करके आज किसी समय उसको जरूर करिए। कि जिन लोगों के साथ आपको अपनी जिंदगी में कठिनाई दिख रही हो, ऐसे तो लोगों के नाम नोट कर लीजिए। क्या क्या चीज उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, उसको एक एक करके नोट करिए। जैसे दिनेश जी बता रहे थे कि ये शिकायत कर दिया वहां पर, तो ये एक गलती नोट हो गई। ठीक क्या क्या किया हो उसने, वो नोट करना शुरू करिए। फिर पहले गलती वाला सब कर लीजिए, वो मन नहीं भरेगा तो ठीक वाला दिखेगा नहीं। फिर वो पेज पलट के उसका ठीक वाला लिखना शुरू कर, तो बन जाएगी लिस्ट। फिर उसको देखने के काम को किया जा सकता है। बहुत सारा देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपको करते करते हो जाएगा। पिछले कल के दिन में ही 4-5 अलग अलग लोगों ने जो हमको ब्रेक में शेयर किया, उस सबके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस थे। किसी को लिखते लिखते ये दिखना शुरू हो जाता है कि उसकी 4 गलती लिखे हैं, इसमें हिस्सेदारी तो हमारी भी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलती उसकी थी। किसी को लिखते लिखते ये दिखाई दे जाता है कि यार बात तो सही है, गलती 2 है, ठीक वाला 20 है, हम उसको तो कभी लेते नहीं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि ये दिखता है, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका आंतरिक स्थिति बदल जाता है। उसी व्यक्ति को देखने का नजरिया आपका वो 20 मिनट का होमवर्क करते करते बदल जाता है। माइक दे दीजिएगा प्लीज। तो मैं समराइज कर दूं, अभी तक माइक दे के रखिएगा 1 मिनट। अभी तक मैंने 3 बातों पर कहा है। एक, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस मूलभूत सच्चाई को देख सकें। दूसरा, उसका पॉजिटिव वाला भाग देख सकें। तीसरा, अगर
गलती अपराध जिसको हम कहते हैं वैसा कुछ करता हुआ दिख रहा है तो अपमान विरोध क्रोध की स्थिति में वो दुखी है, परेशान है, इरिटेटेड है, इस बात को देख सके। और चौथी बात ये कि वो अपनी किस जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है उसको सुने, बाकी सारे कचरे को बाहर छोड़ के। चार बात मैं कह रहा हूं। पहली बात है ये अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को अगले मानव के लिए देखते रहना कि मानव मूलतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। गलतियां जो होती हैं वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करते। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस व्यक्ति का जो सही वाला पक्ष है, उस लिस्ट को जो हम बना रखे हैं उसको पहचान सकें, उसको स्वीकार सकें, रोज के जीने में उसको एप्रिशिएट कर सकें और उस पर ध्यान को बना के रख सकें। तीसरी बात ये कह रहा हूं, ये क्लियर हुआ? और ये पहला दोनों काम ना किसी भी व्यक्ति के लिए शुरू से किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप क्रोध करना शुरू करेंगे तब मैं देखूंगा इसको। ये तो मैं अभी आप पर नजर पड़ती है ना, उस समय भी मैं इस सच्चाई को देख करके ही शुरू करता हूँ कि आप मुद्दा सही समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा वाक्य आपको अपने अंदर दोहराना पड़ता है। ये एक बिंदु के रूप में आपको दिखता है, सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ता है। वो तो बोलते हैं किसी को तो इतना दोहराना पड़ता है, भाव आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी ने आपका बहुत कुछ बिगाड़ रखा हो ना, तो देखते ही सब एक साथ उठ जाता है कि नहीं? बोलने में भले 15 मिनट लग जाए वो सारा डिस्क्राइब करने में कि क्या क्या किया। कोई पूछ देना क्या किया इसने तुम्हारे साथ, कहेंगे आधा घंटा बैठो तब बताएंगे तुमको। 1 मिनट में बात थोड़ी पूरी होगी। वो पूरा किया हुआ जैसे बिंदु की तरह उठाता है ना, ऐसे ये पॉजिटिव वाला भाग भी एक बिंदु की तरह अपने में सीधा दिखता रहता है, दिखता रहता है। उसके लिए ये पूरी कथा अपने अंदर पढ़नी नहीं पड़ती। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसका मतलब पता चलेगा। निगेटिव का तो मैं बता रहा हूँ तो उस व्यक्ति को देखते ही वो सारा कचरा एक साथ उठाता है, जिसको लिखने में पूरा जो है 2 घंटा लगे कागज भरने में। तो ये पहली बात है इस मूलभूत सच्चाई को देखना। दूसरा जगह है कि उसका जो पॉजिटिव वाला भाग है, शुभ वाला भाग है, सही वाला भाग है, उसको निर्णय पूर्वक देखना। ये 2 के लिए तो हम प्रयास करते हैं। तीसरा है कि जब कभी आप चीख के बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, विरोध में बोल रहे हैं, अपमान करते हुए बोल रहे हैं, तो हमको दिखता है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, अपने अंदर आग लगा लिए। ये तीसरी बात है। और ये सब निष्कर्ष हमने अपने को देख के निकाला है, इसलिए हमको डाउट भी नहीं होता क्योंकि हमने देख लिया है खुद में। तो अब आप कुछ भी करो, हमको डाउट कैसे होगा? हमारा निष्कर्ष कोई आपको देख के थोड़ी निकला है, हमारा निष्कर्ष तो अपना देख करके निकला है, तो डाउट कहाँ आएगा? डाउट आएगा तो फिर से पलट के अपने को देख लेंगे, इसमें क्या है? और चौथी बात ये कह रहा हूं कि वो चीखता हुआ व्यक्ति, वो गलत तरीकों को अपनाता हुआ व्यक्ति अपनी कौन सी जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है, वो जरूरत भर हमको सुनना होता है, बाकी कचरे को बाहर कर देना होता है। क्योंकि उसका तात्पर्य तो यही है ना, वो सारा चीख चिल्ला के तो इसलिए बोल रहा है कि उसको लगता है कि ये बहरे कान को ऐसे सुनाई नहीं देता है। हम अगर 3 बार ठीक सुनना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे उसका ध्यान जाता है कि उसका कान बहरा तो नहीं है, हमारा मुंह टेढ़ा है, थोड़ा उसको भी ठीक कर सकते हैं। जी जी, तो उसको हमको पकड़ना होता है, उस मूलभूत
जरूरत को हमको सुनना होता है, क्योंकि अगला सारा हाथ पैर पटक भी तो इसीलिए रहा है कि सुन लो इसको प्लीज। और जितना ज्यादा वो हाथ पैर फेंकता हुआ दिखाई दे, हमको ये सुनाई पड़ने की जरूरत है कि वो कह रहा है इतनी बड़ी जरूरत है मेरी, उसको उतने बड़े प्लीज के रूप में सुनना होता है। जितना ज्यादा बड़ा गुस्सा उतने बड़े प्लीज के रूप में उसको सुनना होता है, क्योंकि मतलब भी तो यही है ना कि तुम करो ही इसको, और कुछ करो ना करो, ये तो करो ही, यही तो कह रहे हैं हम, और क्या कह रहे हैं। तो उसको हम सुन सके, और इस पूरी बात को अपने ऊपर लिए बिना सुनने का अभ्यास, कि जब हम अगले को सुन रहे हैं तो उसका कारण हम अपने को ना पहचाने। ऐसे ही जब आगे बात करेंगे कि जब हमको भी गुस्सा आएगा ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुमने थप्पड़ मार दिया इसलिए गुस्सा है। हम पहचानना शुरू करेंगे कि मेरी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई जिसके कारण गुस्सा है। आप ऊंची आवाज में बोलते हैं ना, इतने भर से हमको गुस्सा नहीं आता। फंडामेंटली देखिएगा होता क्या है, तो मेरी सम्मान की जरूरत पूरी नहीं होती है, इसलिए हमको गुस्सा आता है। तो अब चाहे आप ऊंची आवाज में बोलिए, चाहे थप्पड़ मार के कहिए, चाहे किसी विधि से कहिए, जब जब हमको अपने सम्मान पे चोट पहुंचेगी गुस्सा आएगा। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन का लेट होना हमारे जो है प्रसन्नता या निराशा का मूल कारण नहीं बनता है, हमारी जरूरत का पूरा होना या नहीं होना हमारी प्रसन्नता और निराशा का मूल कारण बनता है। तो चौथी चीज मैं ये सुनने के लिए कह रहा हूं कि 3 चीज बताया, अस्तित्व की ये मूलभूत सच्चाई हमको दिखे, उसका सही वाला भाग हमको दिखे, तीसरा अपमान क्रोध विरोध की स्थिति में वो दुखी है, परेशान है, इरिटेटेड है, वो हमको दिखे, और चौथी चीज वो किस जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है, वो जरूरत हमको सुनाए। और कचरे की टोकरी उसमें जितना ज्यादा लगा के वो फेंक रहा है, उसको उतने बड़े प्लीज के रूप में सुना जाए, प्लीज। सच्चाई वही, और उसको अपने ऊपर लेके सुनने की जरूरत नहीं है, उसी पर फोकस रखने की जरूरत है कि कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई जिसके कारण गुस्सा। तो उसकी जरूरत, उसकी दृष्टि को पहचानने की जरूरत है, न कि अपने को बीच में ले आने की। अपने को जैसे ही बीच में लाएंगे चोट लगेगी, चोट लग गई तो फिर वही होगा, या तो डिफेंसिव होंगे या रिएक्टिव होंगे, या अपने सेल्फ ब्लेम और सेल्फ गिल्ट में चले जाएंगे, कहीं भी जाए खराब ही होगा। सॉरी अंजुदी, आप कुछ पूछ रहे थे, आता हूँ भैया, मुझे ध्यान में है, इनका प्रश्न रिस्पॉन्ड करते हैं, सॉरी। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया ये आपने शेयर किया, तो सारी पॉइंट्स क्लियर हैं बिल्कुल। बस एक मेरे को था कि जो आप कह रहे हैं कि हमें ना उनके अंदर कुछ पॉजिटिव सद्गुण देख पाए, तो एक्चुअली रियल लाइफ में होता ऐसे, ये सारी पॉइंट्स बहुत इजी हैं, और दूसरी पॉइंट्स भी इजी हैं कि चाहे वो अननोन हो या हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, लेकिन एक पॉइंट जो है जिसमें सद्गुण देखने वाला है, तो रियल लाइफ में ऐसा भी होता है, सपोज मैं कहीं अपना न्यू वर्क करने गई और वहाँ का जो टॉप पर्सन है ना ऑथोराइज्ड, तो वहाँ पे हमारा संपर्क ही डेली नहीं होता, मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। लेकिन अगर सपोज उन्होंने कोई ऐसा वर्स्ट एक्शन ले लिया मेरे लिए, है ना, विदाउट नोइंग मच अबाउट इट, तो वहाँ पे सद्गुण हम कैसे देखें? कोई जरूरत नहीं है देखने की। जो 4 चीजें बता रहे हैं ना, ये जरूरत से बहुत ज्यादा है। आप एक से ही तो शुरू करिए ना, ये पहला सच्चाई भर ही देख लीजिए ना, देखिए उतने से काम चलता है। आप इतना ही शुरू करिए ना कि वो कोई वर्स्ट एक्शन लेना शुरू किया, उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, उसको पहचानना शुरू करिए, वहां से डायलॉग शुरू करिए ना, देखिए बात बढ़ जाती है। तो वो तो नहीं देख सकते, आप पहली बार हमसे मिल रहे हैं और हमको नहीं पता एक दूसरे के बारे में, तो ठीक बात है, कैसे देखेंगे। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने घर के लोगों के लिए, अपने नजदीकी लोगों के लिए, अपने ऑफिस के लोगों के लिए पहचानना। क्यों? क्योंकि उनकी 10-5 कमियों की तो लिस्ट हमारी बनी हुई। नए आदमी के साथ तो ब्यूटी ये भी है ना कि पुरानी कोई कमी की लिस्ट में तो नहीं है ना जी।
जिससे आप पहली बार मिल रहे हो उसकी कमियों की लिस्ट भी तो नहीं है ना, क्योंकि आप मिले नहीं, पहले ही कमी तो शुरू हो रही, बाकी 3 मुद्दों से काम चला लीजिए। अब देखिए आवश्यकता से अधिक दिखेगा आपको, लेकिन घर में ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उनकी 4 कमी का जो लिस्ट है, प्ले कार्ड है ना, वो हम हाथ में लेके घूम ही रहे हैं, इसलिए वो प्ले कार्ड बदलना जरूरी है। जिनकी 4 कमियों की लिस्ट लेके हम घूम रहे हैं, उनका अच्छाई वाले लिस्ट का प्ले कार्ड आना जरूरी है। ये नए के साथ, अजनबी के साथ, पहली बार मिलने वाले के साथ ये निगेटिव वाला प्ले कार्ड नहीं है, इसलिए पॉजिटिव वाला भी नहीं होगा तो चल जाए। लेकिन जहां ये निगेटिव वाला प्ले कार्ड लेके घूम रहे हैं, वहां ये पॉजिटिव वाला हमको हेल्प करता है उस व्यक्ति के प्रति अपना पर्सपेक्टिव बदलने में। ये पकड़ में आए जी? एक छोटी सी शेयरिंग थी। अभी पिछली बार मैं 8 दिनों का लेकर गई थी अभ्यास, और उसका अभ्यास में बहुत अच्छे से कर पाई। तो जब हम बहुत गहराई में चले जाते हैं और मानव की मूलभूत जो चाहना है वो हमारे अंदर समा जाती है, तो फिर हम में से कोई भी जो सामने दिखाई दे रहा है वो हमारे ही जैसा दिखने ही लग जाता है। तो इसको मैंने अप्लाई जब किया तो मुझे समझ में आया कि जहाँ जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ सब जगह मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यदि ये दुखी है उसका क्या कारण है। बस इतना देखने से बात आसानी से भाव में निकल के आती है, और यही जरूरी है कि हम देख पाएं कि वो व्यक्ति किसी परेशानी में है, तो फिर हमारे मन से भाव उसके प्रति बुरा होता ही नहीं है। और ये मेरे जीवन में बहुत काम कर गया। यानी आसपास यदि प्रिंसिपल है तो, या हमारे सहकर्मी हैं, या घर में बच्चे हैं, या हस्बैंड हैं, परेशानी सामने वाले की अपने आप ही दिखाई देने लगती है जब हम उसको अपने जैसा देखने लगते हैं। यही सेटिंग है। ठीक बात। पीछे नीले से को भेज दीजिएगा। सॉरी, मुझे लगता है कि जिस बात को मैं कह रहा हूँ उसको एक बार पूरा कर दूं, फिर क्वेश्चंस के लिए थोड़ा ओपन कर दूं, इसलिए मैंने रोक लिया था आपसे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि उस बात से जो हम सीख रहे हैं उसको थोड़ा सा बल मिलेगा, इसलिए कल जो मैंने स्टोरी बताई थी कि मेरे जूनियर ने जिस ढंग से मुझे जलित करवाने की कोशिश की, जब मैंने उसको ठहर के देखा, समझा, एनालाइज किया, तो मुझे समझ में आया कि वो मेडिसिन का बंदा था। मैं कॉलेज से वहाँ गया था, तो जब भी डॉक्टर राउंड लेते हैं तो आपने देखा होगा उनके साथ में 2-4 जूनियर डॉक्टर वो फाइल पकड़ के चलते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो नोट्स लिखते हैं। सो कोरोना के टाइम पे हर जगह सब लोग बिजी थे। सो उसकी मेरे से ये अपेक्षा होती थी, जबकि मैं उससे बहुत सीनियर हूँ दूसरे विभाग में, कि मैं उसके पीछे वो फाइल पकड़ के चलूं और वो इंस्ट्रक्शन देता जाए और मैं लिखता जाऊं। तो उसकी इस अपेक्षा को मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने ऐसा रोग पकड़ में आ गया ना। देखिए, मैं इसीलिए ये शेयर करना चाह रहा था कि अभी ये क्लियर हो। वो आराम से पकड़ में आ जाता है जी। थोड़ा वो देखना वहां होता है जहां वो है, तब तो दिखाई देगा। है सामने, देखते रहिएगा पूरे समय, पीछे क्या दिखेगा जी? जहां है वहां नहीं देख करके हम बाकी चीजों में उलझ जाते हैं। या तो अगला इतना स्मार्ट हो जाए कि उतना ही दे आपको, लेकिन जब वो नहीं स्मार्ट है उतना, तो फिर तो पूरे को फिल्टर करके हम देख ले, वही ठीक है। और किसको किसको स्मार्ट बनाइएगा जी दुनिया में? घर में अपना बच्चा सुनता नहीं है, सभी स्मार्ट हर किसी के पास दूसरे के स्मार्ट बनाने का प्लान है जी। उस बच्चे से ही कल पूछ रहा था मैं कि तुमको सारी बात को सुन के क्या समझ में आया? तुमको ठीक होना है कि मम्मी और दीदी को? कह रहा है मम्मी और दीदी। सबको पता है जी, सबको पता है। कहीं भी ट्राई करके देख लीजिए ना, सबको पता है कि ये जो समस्या है सामने वाले की है, और ये जो ठीक होना है उसको। मैं तो ठीक हूँ। ये जो ऐसा डिजाइन बन गया है ना, उसका कारण ये नहीं है कि आदमी मौलिक रूप से ऐसा है।
उसका कारण है कि बचपन से गलत स्कूलिंग हो रही है। और स्कूलिंग का मतलब मैं सिर्फ स्कूल नहीं कह रहा हूँ, घर भी कह रहा हूँ, स्कूल भी कह रहा हूँ, समाज भी कह रहा हूँ। जो हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है ना, उसका तरीका गलत है। तो ये जितनी अमानवीयता आज जो हमको ये दिखाई दे रही है ना, इतनी, इसका मूल कारण ये नहीं है कि आदमी मौलिक रूप से खराब है। इसका मूल कारण है कि बचपन से वो यही देखता रहता है, उसको लगता है यही नेचुरल है, यही नॉर्मल स्टैंडर्ड है। अब अपवाद रूप में कोई होगा ना जो उसको ढूंढ करके निकाल के कुछ ला पाए। मोबाइल आज है तो यूज हम सब कर लेते हैं, उसको जीरो से बनाने का काम करना पड़े तो अभी हम सब बुद्धू जैसा घूमते दिखाई देंगे। ठीक है, चाहे डिग्री IIT की हो चाहे कहीं और की हो, एक जैसे बुद्धू है। तो कठिन इसलिए हो जाता है कि वो शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया में ही हमने भाग घोल के रख दिया है सब जगह। पूरा डिजाइन वैसा ही है, डिजाइन वैसा ही। बढ़िया, आगे बढ़ ले। हाँ, पीछे दीदी कुछ कह रही है, माइक दे दीजिएगा, आपकी कहानी भी सुन लेंगे। जी दीदी। धन्यवाद। मैंने भी एक स्टोरी अभी फिलहाल की है। अभी BLO का काम चल रहा था, तो हमारे यहाँ की जो मैडम थी उनका थोड़ा स्वभाव सही नहीं था लोगों के प्रति। तो गांव से भी थोड़ा उनका मतभेद हो गया था, और जो उनको पटवारी मिले थे और जो ऑपरेटर मिले थे उनसे भी हो गया। तो तहसीलदार चेंज कर देते थे, क्योंकि वो बोल देती थी कि उन लोग बता देते थे कि इनका व्यवहार सही नहीं। उनके साथ मैंने को भी रखा गया था, उनके साथ पूरे लोग चेंज हो गए, केवल मैं चेंज नहीं हुई थी, मैं रही। फिर काम का ज़्यादा था तो मैं उसे फारम ले लेती थी, और अपने विद्यालय जब आती थी तो पहले वो काम कर लेती थी। उसी समय तहसीलदार, नायब से तहसीलदार वहाँ मिले, उन्होंने देखा कि ये काम कर रही है, तो उनका यही प्रश्न था मेरे से कि सब लोग चेंज हो गए मैडम, आप चेंज नहीं हुई, उनका व्यवहार तो बहुत खराब है। तो मैं बोली नहीं सर, वो दिल की सही है, हाँ थोड़ी भाषा उनकी गलत हो सकती है पर दिल की सही है और काम के प्रति सजग है। मेरा वही समाप्त हुआ। उसी समय उसी फील्ड में वो वहाँ पहुँच गया। मैं 2 बजे पहुँची, मैडम मेरे प्रति ही बोलती है, मैडम तो अभी आ रही है। उनका यही सब था। मैं उसे नहीं लड़ी कि मैं तो काम करके आ रही हूँ, 20 फार्म भर के आ रही, सर मिल चुके हैं मुझसे। मैंने अपनी सफाई पेश नहीं की, मैं शांत रही। सर बाद में बोले कि मैडम तो पहले से ऑलरेडी वहाँ थी। बोली नहीं सर, अभी 2 बजे ही आ रही हूँ, मैं तो अकेले पूरा काम करती हूँ, मेरे पास कोई रहता ही नहीं है। सर बोले आप किसी को टिकने कहाँ देती हैं, केवल मैडम है जो टिकी हुई है, बाकी आपके साथ जितने लोगों को मैंने भेजा सब ने बताया कि आपका व्यवहार सही है। फिर मैडम लास्ट में भी यही बोलती है कि मैडम का क्या है, ये तो आज चली जाएंगी, इनका काम कौन करेगा। सर फिर तहसीलदार बोले उनका काम अब आप करेंगी, अब वो जा रही है। धीरे धीरे हम एक स्टेप बढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे। अगर मैं सुनता हूँ ना उस महिला को जो सामने वाली इतना सब कह रही है, कारण क्या रहा होगा उसका ना, तो एकदम सिंपल हमको सुनाई देता है। 2 में से एक बात, या तो वो घर में, परिवार में जिन जगहों पर काम करती रही होगी ना, उसको अपने काम का रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन नहीं होगा, वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं लोग उसको डोमिनेट करके रखते होंगे, दबा करके, तो उसको लगा होगा कि जब तक हम ही दूसरों को दबाना नहीं शुरू करेंगे हम सरवाइव नहीं कर सकते। थोड़ा सा जाके देखेंगे ना तो दिखना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। और जितना हम शांत और सामान्य रहते हैं ना, उतना अगले का देखना आसान होता है। हम लोगों की तो परिस्थितियां इतनी सामान्य है जी। हिटलर के नाजी कैंप में जब उन्होंने यहूदियों को बहुत सारा अत्याचार किया ना, वो इतिहास के एक बड़े अत्याचारों में गिना जाता है। कंसंट्रेशन कैंप बोलते थे, जिसमें मतलब 100 आदमी जहाँ नहीं बैठ सकता हो वहाँ 1000 को भर करके और अलग अलग तरह से उसको वो किए। उसके सर्वाइवर्स कुछ लोग हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, डायरीज लिखी है। मैं नाम मिस कर रहा हूँ उसका, बहुत प्यारी डायरी है एक की, जिसने ये बात कहा है कि हमको जब भी वो लोग वो अत्याचार करने आते थे ना, तो हमको ऐसा लगता था कि शायद इनका घर में अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी से झगड़ा तो नहीं हो गया।
शायद इनको अभी बॉस ने डांट तो नहीं दिया, शायद इनका घर का 10 तकलीफ तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आदमी कैसे इतना किसी को टॉर्चर करने की सोच सकता है। अगर किसी को टॉर्चर कर रहा है इसका मतलब उसकी परिस्थितियां बहुत भयावह हो रखी है, तब तो कर रहा है। उसने बहुत अच्छी डायरी लिखी है, वो मैं नाम मिस कर रहा हूँ। सर्चिंग फॉर मीनिंगफुल लाइफ, सर्चिंग फॉर मीनिंगफुल लाइफ, जीवन के अर्थ की तलाश में। ओके, जीवन के अर्थ की तलाश में, सर्चिंग फॉर मीनिंगफुल लाइफ। मैंने पढ़ा है उसको, मुझे नाम भी स्मरण नहीं है उसके। विक्टर फ्रैंक। अच्छा, विक्टर फ्रैंक की, ओके। बट एग्जैक्टली यही लाइन है, मोर और लेस। तो कठिन नहीं है, हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो सजग होने लगता है। और किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है मानव के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए, हम ही पर्याप्त। अपना अंदर बाहर का पूरा एक्सेस है हमारे पास, अंदर बाहर का पूरा एक्सेस है हमारे पास, तो बहुत आसानी से हम अपने को देखने का काम कर सकते हैं। यहाँ और फिर नायक जी को दे दीजिएगा, इनका सुन के फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर, ये जो कभी टॉर्चर का आपने उदाहरण रखा है, इससे तो एक चीज स्पष्ट होती है कि यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति का व्यवहार बहुत ज़्यादा रूड है, तो भले आपको लगता हो कि आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो अंदर से उतना ज़्यादा दुखी और तकलीफ स्थिति में है, उसी हिसाब से ये है ना, ऐसा ही है। देखिए, तो बहुत बार होता है, आप बच्चे को ऑफिस में या स्कूल में डांट देते हैं ना, और रास्ते में बाहर जाता है, जो कुत्ता का पिल्ला दिखता है उसको 1 लाख मार देता है। आप स्कूल वाले लोग हैं कैसा तो करेगा क्या जी? राइट नाउ डॉक्यूमेंट्री में भी इसको अच्छे से रिकॉर्ड किया है। डॉक्यूमेंट्री है राइट नाउ के नाम से, कभी यूट्यूब पर सर्च करिएगा, 20-25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाएगा, देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्री घर में भी देखिएगा, कैसे ही होता है। हमारे सर बार बार कहते थे, सर का मतलब दिनेश वागरिया जी जिनके सानिध्य में मैं रहा हूँ, हमारे टीचर रहे इसलिए हम सर ही बोलते, तो बार बार कहते कि ऑफिस में जब डांट पड़ती ना हस्बैंड को, घर आके पत्नी को डांट लेता है। ठीक है, पत्नी अब क्या करे, वो आके बच्चे को डांट लेता है, बच्चा क्या करे, वो गुड़िया की टांग खोल देता है। अब गुड़िया बेचारी कुछ नहीं कर सकती है, तब वो रुकेगा नहीं तो रुकेगा नहीं। रिएक्शन ऐसा ही चलता रहता है, एक के बाद एक। छोटा सा रिएक्शन। जब मैं ब्लॉक में बीओ था, तो फोन आता है साहब गायक से, कलेक्टर आपके यहाँ निरीक्षण में जा रहे हैं। हमने कहा ठीक। फिर थोड़ी देर बाद में वो फोन आया, जिला शिक्षा अधिकारी जी आ रहे हैं। आने दीजिए। तो हम सहज सभा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो संयोग से क्या हुआ कि उस जिले में कलेक्टर जो थे, उनकी पत्नी जिला शिक्षा अधिकारी, वो आए हमारे पास, ऐसे स्कूल दिखाओ जहां पर आज मुझे सस्पेंड ही होना। हमने कहा मुझे इस तरह की संभावना तो नहीं दिख रही है, स्कूलें आप देखना नहीं, आप रैंडम ले जाइए उनको कहीं पर। तो संयोग से हम मतलब मैंने डिस्टेंस बताया 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या लोकल नहीं, 10 किलोमीटर के अंदर ले जाओ। 10 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल पे ले गया, एक महिला मिली। सहयोग से एक दिन वो टीचर छुट्टी पर रहा, तो जाते ही जिला शिक्षा अधिकारी मैडम बोलने लगी, क्या है ये किताब यहाँ रखी हुई है, ये टेबल इधर पड़ी है, ये जाले कैसे हैं। अब वो एक बच्चों को संभाल करके बैठी हुई थी, और उसको जाने के बाद में वो मैडम को बोलने लगी, क्या तुमने पढ़ाया, क्यों है बच्चों, तुमको गिनती आती ही नहीं, तुमको ये आता ही नहीं। तो सारी अव्यवस्था का चित्रण मैडम ने झटके से कह दिया, चलिए बीओ साहब इनका सस्पेंड लेटर बनाओ। अब वो महिला रोने लग गई, और इसे दाड़ करके रोने लग गई। मैंने कहा मैडम ठीक है, हम कर देते हैं, इनका लेटर बनाते हैं, अभी सस्पेंड। ऐसा मैम को पता करके मैडम गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतर करके मैं दौड़ा गया, और वो जो रो रही थी, मैंने कहा मैडम चिंता मत करो, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ, आपको सस्पेंड नहीं होना। ऐसे करके मैं चला गया।
फिर वो मैडम का फोन आया, थोड़ी देर के बाद में मैडम को हमने इधर छोड़ दिया और दूसरी जगह ऑफिस में बैठे थे। तो अरे सर, मैं बच्चों को पढ़ाई रही थी और थोड़ा रिलैक्स हो रही थी क्योंकि मेरे घर में आज मेरा झगड़ा हो गया, तो मेरा भी मन सही नहीं था इसके कारण से, और आप मेरे को सस्पेंड होने से बचा। मैंने कहा नहीं। अब मैडम वहाँ बोलने लगे, रास्ते में चल रहे हम झाबुआ आ रहे, तो बोलने लगे मैंने पूछा मैम घर में कैसा चल रहा है, तुम किसकी बात कर रहे हो, सब तो ऐसे ही है। मैंने कहा कलेक्टर साहब तो बढ़िया। अरे तुम उसकी बात ही मत करो। मैंने कहा क्या है, अरे यूं ही हो तो। मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया, यूं ही क्या होता है। बाद में मुझे सहायक मैडम को मैंने शाम को फोन करा कि मैम आज ऐसा क्यों घटना हुई। अरे बोले कि कलेक्टर साहब को बहुत कहीं वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई कि बोले स्कूलें बंद है, टीचर जा नहीं रहे हैं, तो कलेक्टर साहब ने मैम को इतना चिल्लाया कि तुम्हारे कारण से हमारा डिपार्टमेंट की खराबी हो रही है, जिला खराब हो रहा है, जाइए थोड़ी सस्पेंड करके आओ 1-2 दिन। वो मेरे ऊपर आ गई, वो बात वहां से आ गई, वो बात वहां से आ गई, सहायक की मेरे ऊपर आई। मैं और जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल पे गए, वो मैडम के पास गई, मैडम रोने लगी। मैडम बोल रही कि मेरे हस्बैंड के साथ विवाद हुआ, हस्बैंड बोल रहे हैं मेरा खेती के अंदर नुकसान हो गया। ये चैनल जब देखी हमने, तब हमने मैम जिला शिक्षा अधिकारी मैडम सोचे कि क्या करूं नायक साहब, नायक जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतने दुखी है कि मेरा दुख बढ़ जाता है उनके दुख को देखकर। ये स्थिति है। मैंने कहा मैम ऐसे में ही आनंद आएगा। तो बोले आपकी मेडिटेशन बताओ। उस समय हम मेडिटेशन काउंसलिंग करते थे। जहाँ भी कोई हमको टीचर डिप्रेशन में दिखती है, कोई स्वेटर बुनती हुई दिख रही है, कोई गर्दन नीचे झुका करके बैठ रही है, बच्चे खेल रहे हैं अपनी लीला। अभी आपको भी कहा जाएगा सब वही है मैं बोल रहे हैं। तो ऐसे में जो वो स्टोरी है टीचर की, वो तो अपनी जगह है, लेकिन हमने अपने आप में देखा कि सहायिका मैडम और जिला शिक्षा अधिकारी के बीच में भी थोड़ा कॉन्फ्रंटेशन आ गया, उनसे और कलेक्टर के बीच में भी आ गया। बाकी वो मैडम को सस्पेंड हमने नहीं किया ना। अच्छा का आप देखेंगे ना, परिस्थितियां कठिन सबकी जिंदगी में आती है। हमारे दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेंगे। इतना सुनाए ना, मैं भी एक कहानी सुना देता हूँ, आपसे मोटिवेट हो गया। शिव खेरा ने यू कैन विन में एक कहानी लिखी, शायद यू कैन विन का ही है, जीत आपकी नाम से उसकी हिंदी बुक आती है। उसमें लिखे कि 2 भाई थे, जिसमें से एक जो है ना, वो रोज शराब पी के घर में आता था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। ठीक है, पहले के जमाने में तो उतना थाना पुलिस नहीं होता था, अब आजकल होने लगा है। तो थाना पुलिस हो गया, उसको लोग पकड़ के ले गए, पूछे कि भाई तुमने कैसे, तुमको आदत पड़ गया पत्नी को ऐसा शराब पी के मारपीट करने का। कहा अपने पिताजी से। हम जब बचपन में थे हम रोज देखते थे कि हमारे पिताजी शराब पी के आते, पत्नी के साथ मारपीट, यानी मेरी माँ के साथ मारपीट करते थे। हम लोगों को भी कुछ आशीर्वाद मिल जाता था बीच में, तो वहां से सीख के आए। उसका जो दूसरा भाई था, उसको देखा तो देखा एकदम सज्जन ईमानदार, घर में एकदम ठीक जी रहा है, किसी तरह का कोई वो नहीं। तो उसने कहा तुमने ये कैसे सीख लिया भाई, तुम्हारा भाई ऐसा बिगड़ गया, तुमने कैसे सीख लिया? कहा अपने पिताजी से। कहा पिताजी से कैसे सीखे तुम? कहा ये पिताजी जब दिन भर ये करके आते थे ना, और जब पत्नी की मतलब मेरी माँ की इतनी पिटाई करते थे, शराब पी के आते थे और करते थे, और हम लोग जिस तरह से डरे सहमे रहते थे, हमारी सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी, हमको उससे ये समझ में आ गया कि जिंदगी में कुछ भी करेंगे ऐसा नरक तो नहीं झेलेंगे। तो ये किस दृष्टि से हम चीजों को देखते हैं ना, वो सजगता जरूरी है। एक बार दिखने लगे ना कि इसमें दुख है, इसमें पीड़ा है, इसमें परेशानी है, तो आदमी बहुत सहजता से निर्णय ले लेता है कि कुछ भी करेंगे मगर ये तो नहीं करेंगे। वो बदल जाता है, वो दृष्टिकोण ही बदल जाता है।
वहां दुख दिखना जरूरी है, पीड़ा दिखनी जरूरी है, समस्या दिखनी जरूरी है। ये जितने तरह के उल्टी पुल्टी चीजों में हम फंस गए हैं ना, वहां जितना जितना ये दुख दिखता जाता है, पीड़ा दिखती जाती है, समस्या दिखती जाती है, उतना उतना मन वहां से हटता जाता है। वो होश नहीं रहता है तो हमको लगता है कि उसके शराब पीने को देख करके हमने भी शराब पीना सीख लिया। वो स्टोरी का एक हिस्सा है। स्टोरी का दूसरा हिस्सा यह है कि हम अपनी दृष्टि को शार्पन कर लेना, तो वहां पर दुख और समस्या को पहचानने के आधार पर वही घटना हमको प्रेरणा देती है कि जिंदगी में कुछ भी करेंगे ये तो नहीं करेंगे। तो दूसरे की हुई वो गलती हमको आगे बढ़ने में मदद कर जाती है, हमको उन गड्ढों में गिरने से बचा लेती है। वो संभावना ही खत्म हो जाती है कि हम इस गड्ढे में गिर सकते थे। अगले का किया हुआ वो गलती को देख के वो हमारे अंदर आने के बदले वो संभावना खत्म हो जाती है कि हम कभी वैसा हो सकते हैं। तो वही समस्या जो लगती है कि ये आदत बस हम सीख लिए, दूसरे सब हमारे साथ ऐसा किए इसलिए सीख लिए, ये स्टोरी का एक हिस्सा है। स्टोरी के दूसरे हिस्से पर हम अभी काम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस एक हिस्से पर बात करेंगे वो अभी अपने हाथ में नहीं है। काम उस पर भी कर सकते हैं देर सवेर, सिस्टम ठीक हो, व्यवस्थाएं ठीक हो, समाज ठीक हो, निश्चित रूप से बात होने की जरूरत है। लेकिन खुद ठीक होने के पहले किसको ठीक करने की बात करेंगे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि खुद पूरा ठीक हो जाएंगे तब हम दूसरों को ठीक करने में सहयोग करने पर सोचेंगे। उसका मिनिमम जगह है दूसरे की गलतियों से अप्रभावित रहना हम सीख लें और हमसे गलती होना बंद हो जाए। आप अपमानजनक ढंग से कुछ बोलते हैं और मेरे अंदर भी अपमान और विरोध आ जाता है, तो अब आपके अपमान को हम कुछ नहीं ठंडा कर सकते। अब तो हमको कोई चाहिए जो हमको अपमान और विरोध को बचाना सिखाए हुए। आप कीचड़ में गिरे थे, हम भी उसके 10 मिनट बाद कूद गए तो फिर तो कूद गए। फिर अब ये नहीं हो सकता है कि हम बाहर निकलें और आपको भी बाहर निकाल लें। ये नहीं हो सकता। ये तो बाहर खड़े रहते हुए ही हो सकता है कि आपको भी हाथ दे के बाहर निकाल लें और पानी दे के नाला धुला दें। हम भी कूद गए कीचड़ में, तो बराबर का मामला है। इतना ही है कि तुम साल भर पहले से थे, हम आज। इतनी ही तो बात है। और दिखने लगता है ना अगले का दुख, अगले की पीड़ा, अगले की परेशानी, अपमानजनक बोलते हुए व्यक्ति के लिए जब ये दिखना शुरू होता है ना, तो उसने अपने अंदर आग लगा लिया है। तो उतनी ही आसानी से निष्कर्ष निकलता है कि कुछ भी करेंगे पर ये तो नहीं करेंगे, और उपाय ढूंढेंगे, कुछ भी तैयारी करेंगे, लेकिन ये तो नहीं करेंगे जो आग लगा के जल रहा है। वो दिखना जरूरी है, दिखना जरूरी। ठीक है, माइक दे दीजिए। इस लास्ट प्रश्न को लेके हम थोड़ा इस पर बात करेंगे और थोड़ा कि जरूरतों को और कैसे ठीक से पहचानने का काम हम कर सकते हैं, उस पर थोड़े उदाहरण जरूरत और भावनाओं पर देना चाहता हूँ। प्रश्न नहीं भैया, एक एक्सपीरियंस है। श्योर श्योर। अभी जो है जुलाई अगस्त में मम्मी का मेरे हार्ट का ऑपरेशन करवाया दिल्ली में, ओपन हार्ट सर्जरी की, तो 5 दिन। तो एनेस्थीसिया के बाद जब होश में आते हैं पेशेंट, तो उनको नॉर्मली एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। तो वो उस समय जो है डॉक्टरों को गालियाँ देना शुरू कर दें, हम लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दें, दे दी थी हमसे। और ऐसा था कि ये लोग मारने के लिए ले आए हैं हमको। तो चूँकि ये एक्सपीरियंस हम और लोगों से सुन चुके थे कि लगभग ये सबके साथ होता है जो एनेस्थीसिया के बाद बाहर आता है, तब नॉर्मल बिहेवियर उसका होगा ही, जब तक कि 1-2 बार अच्छे से सो नहीं जाता है, 2 दिन की बात होती है। तो अब वहाँ पे उन्होंने आईसीयू वालों को जो है इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, वो मास्क हटा देती थी, ऑक्सीजन का सारी चीज़ें अलग कर देती थी, जो भी उनको लगा हुआ है वायर वगैरह सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करती थी। पूरी रात भर उनको
2 दिन तक आईसीयू में खड़े रहे, और लोग आईसीयू से 3-4 दिन में बाहर जाते तो उनको दूसरे दिन ही जो है दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जो थोड़ा सा कम था। तो वहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर से बात करी, तो पेन किलर वगैरह दिया, क्योंकि उनको पेन हो रहा होगा इस वजह से ये भी है हुआ, तो पेन किलर दिया गया तो वो ठीक हो गई और आराम से सो गए। फिर उनका भी हेल्थ ठीक हो गया। वार्ड में आ गई तो भी उनको लगा नहीं तब ठीक है, अब घर जाने की जल्दी थी। तो एक लगभग 25-30 दिन बाद जब उनको डिस्चार्ज किया गया और हम लोग घर पे लेके आए, तो 3 महीने बाद फॉलोअप के लिए डॉक्टर ने बुलाया और 3 महीने की दवा लेके हम लोग घर पहुंचे भी। तो वो 3 महीने की दवा पता चला 1 महीने में खत्म हो गई। तो खत्म कैसे हुई? वो क्या करते थे कि उनको दवा खाने का मन नहीं करता, दवाई ले आके फेंक आती थी। अब हम लोग परेशान होते थे, भाई अब कैसे दवा लेके मैं दिल्ली से आया हूँ और इतनी जल्दी खत्म हो। पहले तो समझ में नहीं आता था कि दवा नहीं का ढूंढने में कि कहीं कम तो नहीं आया था। पहले एक दवा का पत्ता गया, फिर दूसरी दवा का दूसरा पत्ता चला गया, फिर लगा कि फिर 1 बार पीछे घूमते घामते जब गए तो देखे यार एक पत्ता तो वहाँ पड़ा हुआ है, फिर उसको ले गए, फिर समझ में आया कि ये ऐसा कर रही है। और वो अभी भी मतलब उनका भी है ऐसे ही है कि वो फेंक देती हैं पत्ते ले आए करके दवा का। और कभी कभी वो बोलती हैं कि जो है बाबू अच्छा दवा नहीं करा रहे हैं, तो हमसे लोग बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल उनको लग सकता है जब उनका पेन कभी होता होगा, तो जब उनको पेन होता होगा तो ये बोलती होंगी कि दवा अच्छी नहीं है। उनके लिए अच्छे और बुरे का एक ही मतलब है कि उनको सही रहेगा तो अच्छा है, दर्द सही नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं है। तो हम उनसे बोलते हैं कि ये चीजें हमको बोलते हैं आप लोग माइंड मत किया करिए, और उनको अच्छा नहीं है बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका दर्द खत्म नहीं हो रहा है। जब दर्द सही रहता है तो वो दवाई अच्छी रहती है, और जब दर्द सही नहीं रहता है, पेन अगर कभी हो गया तो दवाई अच्छी नहीं होती। सिंपल सी बात है। बाबू सही है अगर दर्द सही है। हाँ, बाबू सही है अगर दर्द सही है। बाबू खराब है अगर दर्द हो रहा है। जिंदगी का कोई मसला वही खरा है। जरूरतें पूरी हो रही है तो सब बढ़िया, नहीं हो रही है तो सब बेकार। अननेसेसरली हम लोग उसमें पर्सनल होते रहते हैं हर जगह, और जैसे ही पर्सनल हो जाएंगे ना वैसे ही चोट लगनी शुरू हो जाएगी, चोट लगनी शुरू हो जाएगी। फिर ऐसा लगेगा हम दिन भर इतना करते हैं और ये देखो ऐसा सोचता है। इतना ही देखना होता है कि दिन भर अच्छा किए होंगे इसलिए दिन भर ठीक था, अभी कोई पिन चुभ रहा है इसलिए बोल रहा है। इतना ही पहचानना होता है कि कौन सा पिन चुभ रहा है, और आगे इस पर बात करेंगे कि अगर उसमें कुछ आराम दे सकते हैं तो आराम दे। बट पहले पहचानना तो शुरू करें कि मुद्दा हम नहीं है, मुद्दा कोई पिन लग रहा है, वहां कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है वहां। बढ़िया, आगे चले। इस टॉपिक पर आराम से स्नेह पर थोड़ी बात करूंगा मैं लौट करके। मैं सोचता हूँ अभी थोड़ा नीड वाली जगह पर कुछ चीजों को पहचानना बता दूं। एक सामान्य सा नियम है कि आदमी जो कुछ भी करता है ना वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। मूल जरूरत व्यक्ति की सुख और समृद्धि पूर्वक जीना है। थोड़ा और फैलाएंगे तो उसी के लिए स्वास्थ्य आ जाएगा, उसी के लिए सामाजिकता आ जाएगी, उसी के लिए संबंध आ जाएगा, ये फैल जाएगा। पर फंडामेंटल जरूरत वही सुख समृद्धि को पूरा करता है। जब जब उसकी, और क्या होता है कि जिन चीजों में वो सुख मान लेता है, समृद्धि मान लेता है, वो उसकी जरूरत बन जाती है। हो वहां सुख ये जरूरी नहीं है। आपने हीरे को सोना मान लिया तो सोना ही है आपके लिए, हीरा नहीं। आपको कांच के टुकड़े के लिए भ्रम हो गया कि वो हीरा है तो आप उसको हीरा मान के उठा लो। तो ये दिखना जरूरी है कि हमको जो महसूस होता है वही मेरे लिए सच्चाई हो जाती है। तो जो जो चीजें हमको अपनी सुख समृद्धि से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं, जाने अनजाने वो सब हमारी जरूरतें बनने लगती हैं। इसका लिस्ट बनाएंगे तब 2 तरह का लिस्ट बनेगा।
एक बनेगा जो हमारी एक्चुअल जरूरतें, दूसरा बनेगा कि जरूरतें तो एक्चुअल हैं वो, लेकिन उसको पूरा करने के तरीके में हम कहीं फंस गए। उदाहरण के लिए सुख हमारी एक्चुअल जरूरत है, समृद्धि हमारी एक्चुअल जरूरत है, लेकिन समृद्धि के लिए एक आदमी व्यवसाय करने की सोच सकता है, एक आदमी चोरी करने की भी सोच सकता है। व्यवसाय का तरीका इस रूप में ठीक है कि हम सबकी जरूरत पूरी हो सकती है, चोरी का तरीका इसलिए ठीक नहीं है कि आपकी जरूरत पूरी होती है, दूसरे की बाधा होती है। चोरी करके हमारा तो पूरा होता है, आपका बाधा होता है। तो सार में सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारी जरूरतें पूरी होती हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव बनता है। हमारी जरूरतें जब पूरी नहीं होती हैं तो हमारे अंदर एक नकारात्मक भाव बनता है। अभी की हमारी एक कठिनाई ये भी हो गई है आजकल की पढ़ाई लिखाई और वातावरण के कारण कि हम अपने विचारों में इतने ज्यादा उलझे हुए होते हैं कि भाव या उसके कारण जो नकारात्मक भाव है या उसको अभाव कहिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अभी जो हम यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो ऊपर वाले के लिए सकारात्मक भाव, नीचे के लिए नकारात्मक भाव। आप चाहें तो ऊपर वाले को भाव कह सकते हैं, नीचे वाले को अभाव कह सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो टर्मिनोलॉजी अच्छी लगती हो वो यूज कर लीजिए। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो ऊपर वाले को सकारात्मक भाव कह रहे हैं, नीचे वाले को नकारात्मक भाव कह रहे हैं। भाव का मतलब है हम महसूस कैसा कर रहे हैं इस समय, फील कैसा हो रहा है हमको, ना कि सोच क्या रहे हैं हम आपके बारे में। जैसे तुम गैर जिम्मेदार हो, ये सोच है। तुम नालायक हो, ये सोच है, ये विचार है। मेरी जिंदगी तबाह कर दिए हो, ये विचार है। मैंने शादी करके गलती कर दी, ये विचार है। महसूस क्या कर रहे होंगे उस समय? शायद हम फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, शायद हम इरिटेटेड महसूस कर रहे हो, शायद हम लोनलीनेस महसूस कर रहे होंगे, अकेलापन महसूस कर रहे हो। ऐसा ही तो कुछ होता है। हम कहते हैं तुम किसी काम के नहीं लगे हो, ये विचार है। बात क्या है? बात यह है कि आपको समय से आना था, आप नहीं आए, हमको अकेलापन महसूस होता है। ये महसूस होने वाली जगह को पहचानना जरूरी है। ये स्लाइड आपके पास है, जब कभी भी समय मिले ना तो आगे की जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना तो उसको थोड़ा सामने खोल के रख लीजिए। आपको धीरे धीरे वोकेबुलरी मिलेगी बोलने के लिए। अभी क्या हो गया है हमारी शब्दावली में, नालायक हो, बेकार हो, निकम्मे हो, गलती हो गई हमसे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सारा विचार बोलने का तो बहुत आदत है। भाव के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है और हम उसको बहुत एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो यहाँ देखिएगा ना, तो निगेटिव वाले पहले पढ़ देता हूँ, फिर पॉजिटिव वाले भी पढ़ दूंगा। दुख होता है, पीड़ा होती है, परेशानी महसूस होती है, तंग हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, खींच रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, झुंझलाहट हो रही है, फूल रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं, चिड़चिड़ा हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं, ये सब शब्द है ना। एक ही निगेटिव यूज करने से क्या होता है, केवल एक ही लाइन प्रयोग करिए नकारात्मक, उससे कई बार पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पीड़ा हो रही है कि घबराहट हो रही है, आप क्रोध में हैं कि बेचैन में हैं, इससे फर्क पड़ता है। मैं कहूँ आप क्रोधित हैं, ये एक अलग आशय देगा आपको। मैं कहूँ आप बेचैन हैं, ये एक अलग आशय देगा आपको, कि नहीं? ऐसे ही आप बेचैन हैं एक बात है, आप शंकित हैं अभी या भयभीत हैं, ये एक और बात है। मैं कहूँ आप बेचैन हैं और मैं कहूँ आप भयभीत हैं। अगर आप भयभीत होंगे तब मैं बेचैन कहूंगा, कनेक्शन मुंह कम बैठेगा, कम बैठेगा। ऐसे ही आप किसी बात को लेके कंफ्यूज हैं, भ्रम में, संभ्रमित हैं, या शंका हो रही है, ठीक, मैं तब कहूं कि घबराहट हो रही है, आपको कनेक्ट करने में कठिनाई होगी। तो ये वोकेबुलरी इसलिए है कि अलग अलग परिस्थितियों में हम अपनी बात कह रहे हैं तब भी ठीक से कह सकें,
और दूसरे की सुन रहे हैं तब भी ठीक से सुन सकें। ऐसे देखिए वोकैबुलरी है, धीरे धीरे सेंटेंस एक एक फॉर्मुलेट करके देखना शुरू करिए। मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हुई, मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई इसलिए मैं क्रोधित हुई, मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही है इसलिए घबराहट हो रही। फॉर एग्जाम्पल स्वास्थ्य मेरा आज सुबह से जो है ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए घबराहट महसूस हो रही। तो स्वास्थ्य की जरूरत पूरी नहीं हो रही है इसलिए घबराहट लग रही। अपना वाक्य बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, मेरी सम्मान की जरूरत पूरी नहीं हो रही इसलिए मैं क्रोधित हो रही। मेरी स्नेह की जरूरत पूरी नहीं हो रही है इसलिए मुझे इरिटेशन हो रहा है। 10th पास करने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैथ्स लूं कि साइंस लूं, इसलिए मैं भ्रमित हूं, कंफ्यूज्ड। मैंने 80% मार्क्स 12th में एक्सपेक्ट किया था, 75 आ गया, इसलिए मैं डिप्रेस्ड हूं। ये भाव की पूरी लिस्ट है, दिख रहा है आपको? कई बार हम अधीर होते हैं किसी चीज के, कोई बीमार हो, हॉस्पिटल जल्दी से पहुंचना हो, अधीरता है हमारी, होती है, क्योंकि हम समय से पहुंच के सहयोग करना चाहते हैं। तो मेरी समय से पहुंच के सहयोग करने की जरूरत पूरी नहीं हो रही है इसलिए मैं अधीर हूं। मार्शल रोजेनबर्ग की स्टोरी सुनाते कि पत्नी जा रहे होंगे, हस्बैंड को कहीं पहुंचना होगा, तो लेट हो रही थी ट्रेन, और लेट होगा तो गुस्सा आना शुरू हो ही जाता है। तो आदमी ये नहीं कहता, जो कल बात कह रहे थे ना, ये नहीं कहता कि मेरे घर से निकलने में देर हो गई, ठीक है, कहता है ट्रेन आज बड़ी धीरे चल रही है, मैंने इतनी स्लो चलती हुई ट्रेन अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। कहीं 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए, ये जब देखो तब ये ट्रेन खड़ी हो जाती है। ये इरिटेशन हो रहा है कॉन्स्टेंटली उसको। जब 2 बार पत्नी को कहा, 3 बार पत्नी को कहा, ठीक, जब 3 बार पत्नी ने उसको सुना तो उसका भी लिमिट हो गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं इसमें, अपने ऊपर लेके सुनेंगे और आप कहते जा रहे हो ये ट्रेन ऐसी हो रही वैसी हो रही, बगल में पत्नी को लगता है इसमें हमारा कसूर क्या है, तुम हमको सुनाए जा रहे हो। हो गई ना? तो पत्नी जब तीसरी बार के बाद नाराज हो गई, और पहले भी बीच नाराजगी होगी, ये बात और जुड़ गई है कुछ में एक ही, तो पत्नी कह रही है उतर के धक्का दूं क्या? तो हो गया, अब बात बाकी ट्रेन लेट होना तो खत्म हो गया, अब इस पर बात शुरू हो जाएगा। करना क्या होता है? करना एकदम सिंपल होता है। रोजेनबर्ग कहते हैं कि अगर पत्नी की जगह से जवाब देना है तो एकदम सिंपल जवाब देना होगा कि तुमको बेचैनी महसूस हो रही है, या तुम अधीर हो रहे हो, या तुम व्यग्र हो रहे हो क्योंकि तुमको ऑफिस में देर हो। ये वाक्य अगर वो बोलती ना 3 बार बोले हुए उस पति को भी, ठीक, वो कूल होता कि और रिएक्टिव होता, कनेक्शन सीधा बैठ जाता ना कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है। इससे इतना ही नहीं होता है कि आपके साथ झगड़ा नहीं बढ़ता है, इससे ये होता है कि वो जो आदमी बेचैन है ना, उसको भी पता नहीं चलता रहता है कि किस बात की बेचैनी हो रही है। उसको धीरे से ये दिखना शुरू होता है कि मुद्दा ऑफिस में लेट होने का। अब अगर एक बार उस पर ध्यान चला गया ना, तो अब इस पर सोचा जा सकता है कि भाई 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कंपेंसेट करने के लिए क्या करना है। हो सकता है फोन कर दो, हो सकता है किसी स्टाफ को बता दो, नहीं तो निष्कर्ष यही निकलेगा ना जी कि एक दिन का 500 रुपया जाएगा या 2000 रुपया जाएगा। अब वो तो पता धीरे धीरे चलने लगता है ना कि ट्रेन में रोने से कोई 2000 वापस तो नहीं मिल जाने वाला। मानस उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है अगर एक बार आप उसको उसकी नीड से कनेक्ट कर देते हैं तो। अन्यथा वो रोता पीटता रहता है उस बच्चे की तरह जिसको खुद भी नहीं पता चल रहा है कि वो क्या रहा है हमारे साथ, वो क्या है और क्या करें हम इसका। तो ऐसा देखिएगा ना, ये बहुत सारे शब्द हैं, सदमाग्रस्त, उजरा हुआ, भयभीत, संकीत, भ्रांत, स्पष्ट, चिंतित, अस्थिरता, अलगाव। अलगाव होता है तो दूरी महसूस होने लगती है।
पिछले 6 महीने में हम तुम एक साथ कभी बैठ नहीं पा रहे हैं, जब बैठे भी हैं तो 2-4-5 मिनट के लिए बैठे हैं, इससे हमको एक दूरी महसूस होने लगती है। आप यहाँ कहिएगा दूरी महसूस होने के बदले कहिएगा कि मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, वाकई गलत नहीं, लेकिन पकड़ने में कठिनाई होगी। अगले आप कहते हैं दूरी महसूस कर रहा हूँ, उसको पकड़ में आ जाता है क्या बात कह रहे हो तुम, कि नहीं? अकेलापन, उदासीन, निरुत्साहित कब होता? आप 6 महीने से किसी चीज के लिए एफर्ट कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। एक बच्चा भी जब एग्जाम में खराब नंबर आता है, ठीक है, अगर उसने बहुत सिंसियरली मेहनत किया हो और नंबर खराब आते हैं, माँ बाप ऊपर से और डांटते कि मैं तो पहले कहती थी तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम दिखाते रहते हो। मैं किसी के घर में था, रियल सिचुएशन बता, तो होता ही है, माँ बाप को लगता ही है 8 घंटा बच्चा पढ़ रहा हो, लगता है 10 पढ़ रहा हो तो 12 पढ़ ले, ठीक है, और लास्ट में माँ बाप रिजल्ट से आंकते हैं कि तुम पढ़ाई ठीक की है कि नहीं की। सब घर में हो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे घर तो हैं। अब वो बच्चा पहले से ही हतोत्साहित है, निराश है, आप उसको कहेंगे कि तुमने पढ़ाई ठीक नहीं किया, ठीक है, मैं तो पहले से कह रही थी तुमको ऐसा ऐसा करो, तुम किए नहीं। वो 2-4 महीने सुनता है, उसके कहता है मम्मी बाहर निकलो, पहले दरवाजा बंद कर। वो यहाँ पहुंच जाएगा। करना क्या होता है? एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, तुम निरुत्साहित महसूस कर रही हो क्योंकि तुम सिलेक्शन एक्सपेक्ट करती थी जो नहीं हुआ। ये पहला स्टेटमेंट है, आप देखिए नहीं, ये स्टेटमेंट अगर उस बच्ची को कहा जाए वो कनेक्ट होगी कि डिस्कनेक्ट होगी? ये दिख रहा है? जुड़ने का डिजाइन ये है। हमको लगता है हम भाषणबाजी करेंगे उससे जुड़ जाएगा। अरे भाई साल भर भाषणबाजी करके तो तुम देख लिए पढ़ने के लिए, उससे हुआ नहीं, अब इस दिन सुनाने से क्या हो जाएगा? हम तरीका ही गलत अपना के रखते हैं और तरीके ऐसे अपना लेते हैं जिससे हमारी जरूरत पूरा होने की संभावना और कम हो जाती है, कम हो जाती है। हमको लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम बेसिकली खराब कर रहे हैं। निराश, हताश, असहाय, आदमी टूटा हुआ महसूस करता है। पत्नी भी धोखा दे दे, बच्चे भी घर से बाहर निकाल दे, पति भी 4 गाली देता हो। बहुत लोग ऐसी जिंदगी वाले मिलेंगे जिनको 4 जगह से कहते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। असहाय महसूस, टूटा हुआ महसूस, जिसके लिए आपने जिंदगी में सब कुछ किया होगा, वो पता चले वही चीट कर रहा हो। ठीक है, हम टूटा हुआ महसूस करते हैं। क्यों टूटा हुआ महसूस करते हैं? क्योंकि मेरे विश्वास की या सहयोग की या कंपेनियनशिप की नीड पूरी नहीं हो रही। हम यहाँ से वाक्य नहीं शुरू करते हैं कि मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं क्योंकि तुमने चीट किया। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये तुमने चीट किया वाक्य में हम सामने वाले को कटघरे में खड़ा करके बात कर रहे हैं। बात ही नहीं होगी यहाँ से आगे। जैसे ही आपने ये कह दिया ना, अगला शुरू करेगा तुम हो ही इसी लायक, हम तुमको सोचे थे क्या और तुम निकले क्या, तुम्हारा ये ग्रुप हम पहले देख लेते तो हम हाथ ही नहीं डालते। अब आप सब लोगों के साथ बैठेंगे तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा जी। हमारे एक टीचर कहते थे किसी के बारे में जानना हो तो उसके दोस्तों को पलट के देख लो कि कैसे हैं वो। तो हमारा एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि हमारी संगति कैसी है। ऐसे ही देखिएगा ना, शक्तिहीन, थका मांदा, ऑफिस से काम करके आते हैं, ओवरलोड हो गया है, ठीक है, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी आराम की जरूरत महसूस हो रही है। हर वाक्य में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं से वाक्य शुरू होता है और मेरी ही जरूरत पे खत्म होता है। मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ऑफिस वालों ने 8 घंटा हमको खींच दिया। ये वाक्य नहीं हो रहा है, ये वाक्य दूसरे के ऊपर ब्लेम है, ये वाक्य दूसरे के ऊपर कंप्लेन है। ये वाक्य कोई आपको भी बोलेगा तो सुन के आपको चोट लगेगी कि नहीं? आगे कहेंगे अच्छा आज 8 खींचे हैं, कल 9 खींचेंगे तुमको। ये रिएक्शन शुरू हो जाता है, ये डिस्कनेक्शन शुरू हो जाता है, जुड़ाव के बदले दूरी होने लगती है।
उबाऊपन, असुरक्षित, बहुत बार होता है ना, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। रात को 10 बजे हम अकेले लौट रहे हैं, हो सकता है हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि मुझे इन चीजों की सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है। अपनी उस जरूरत को पहचानना होता है जिसके अभाव में ये हो रहा है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, उसको देखिएगा ना, तो उसका एक कारण है। जब तक आप सिर्फ इतना कोसते रहते हैं ना, ठीक, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को कारण के रूप में पहचान करके, तब तक हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं। हम जैसे ही अपनी जरूरत पर फोकस करना शुरू करते हैं ना, अपनी जरूरत को पूरा करने के दसियों और तरीके हम निकाल सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी वहां से खुलनी शुरू होती है, क्योंकि मुद्दा मेरे लिए आपको कोसना नहीं है ना, मुद्दा तो मेरे लिए मेरी जरूरत का पूरा होना है ना। तो जब हम अपनी बात सारी कहते हैं ना, तो वाक्य मैं से शुरू होगा, मेरी जरूरत पर ही खत्म। मजबूर, तनाव, खोया हुआ, हैरान, खोए से लग रहे हो उसमें, हैरान, अजीब सा लग रहा है, नफरत, घृणा, ईर्ष्यालु, द्वेष, नाराजगी, खेद, पछतावा होता है। ये वोकैबुलरी इसलिए चाहिए कि आप पछतावा होता है की जगह कहिएगा दुख होता है, तो कम समझ में आएगा। जी, वही अभी मैं ये बात तो नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ तो सारा वाक्य मैं से शुरू होगा। जब आपकी वाक्य कहूंगा तो सारा वाक्य आपसे शुरू होगा। आप आज बहुत थके मांदे महसूस हो रहे हैं, शायद ऑफिस में काम ज्यादा हो गया। आपका वाक्य आप पर पूरा, आपका वाक्य आप पर पूरा। आपको झुंझलाहट महसूस हो रही है क्योंकि शायद घर के कामों में आप सहयोग चाहते थे जो नहीं मिला। आपका वाक्य आप पर पूरा। भैया मेरे साथ सॉल्यूशन आ रहा है, आपके साथ सॉल्यूशन नहीं आ रहा। आता हूँ, सॉल्यूशन तभी कैसे आएगा उस पर देखता हूँ। सॉल्यूशन, ये बात तो सही है, पकड़ लिया मैंने। सॉल्यूशन तब आता है जब अपनी नकारात्मक भावनाओं के लिए मैं अपनी जरूरतों को पहचानता हूँ। आपका भी सॉल्यूशन तब आएगा जब आप अपनी नकारात्मक भावनाओं के लिए आपकी जरूरतों को पहचानेंगे। आप हमको कारण पहचानेंगे अपने नकारात्मक चीजों के लिए, मैं आपको कारण पहचानूंगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो अभी मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि जब मैं पर बात कर रहे हैं तो सारा वाक्य मैं से होगा, जब आप पर बात कर रहे हैं तो सारा वाक्य आपसे होगा। खेद, पछतावा, जैसे पछतावा है, ठीक है, हमको किस बात के लिए पछतावा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने कल ये प्रॉमिस किया था और मैं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है। कह दीजिए सामने वाले ना खुश हो जाए। शर्मिंदगी, विमुख, अनिच्छुक, उत्कंठा हो रही है किस बात की, किसी वर्कशॉप में जाना है, मान लीजिए, एक्साइट हो रहे हैं, उत्कंठा में मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मंडे कब आए। तो ये सारे देखिएगा ना तो नकारात्मक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये संवाद पूरा नकारात्मक जगह पर है। हम सारा फोकस इसलिए कर रहे हैं इस पर कि उलझ हम वहां रहे। हमको ये वोकैबुलरी सकारात्मक में भी यूज करने की जरूरत है। और इनफैक्ट किसी को धन्यवाद ज्ञापन का तरीका पर बात करूंगा, वो बहुत अच्छा तरीका है कि कैसे उसको कह सकते हैं। मुझे हर्ष महसूस हो रहा है, मुझे प्रसन्नता महसूस हो रही है, मुझे खुशी महसूस हो रही है, उत्साह महसूस हो रहा है, स्नेहित महसूस कर रहा हूँ, धैर्य महसूस हो रहा है, होपफुल हूँ, मैं आसान्वित हूँ, साहस महसूस कर रहा हूँ, प्रेरित महसूस कर रहा हूँ। आपको दिन भर जब मैं सुबह से काम करते हुए देखता हूँ शाम तक, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है काम। ये वाक्य बता रहा हूँ, पॉजिटिव बोलने का, पॉजिटिव बोल। खोज, जिज्ञासा, उत्सुकता बढ़ती है। पिछले दिन जो चर्चाएं हुई उससे जो मुझे दो एक क्लैरिटी मिली है, उससे मुझे उत्सुकता हो रही है कि आज वर्कशॉप में क्या होगा। सजग, ताजगी, सजीव, ऊर्जित, फुर्तीला, सशक्त। तुम साथ होते हो ना, बहुत सशक्त महसूस करता हूं।
तो सुरक्षित, इच्छुक, मैत्री, दोस्ताना, मोहित, मुग्ध, आराम, सुख, शांति, संतुष्ट, निश्चित, आनंद, पूर्ण, भरा भरा। भरा भरा जानते हैं? जिंदगी में कभी कभी खालीपन लगता है, कभी कभी भरा भरा भी लगता है। निगेटिव वाला से इसलिए बता दिया कि वही हमको ज्यादा दिमाग में घूमता रहता है, तो पहले उसी को सॉर्ट आउट कर ले, फिर पॉजिटिव वाले पे आ जाए। मग्न, तल्लीन, मुदित, रोमांचित, प्रफुल्लित, आश्चर्यचकित, हमदर्दी, कोमलता, आत्मविश्वास। जी, ये सारे नीचे जो है ये नकारात्मक भाव, ऊपर जो है सकारात्मक है। हम जो सॉरी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अपने लिए देखा जाए कि हम किसमें हैं अभी, और जितना भी यहाँ है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। 8 दिन में गाड़ी को धक्का लग जाएगा, इतना पक्का है। उसको आगे आप चलाएंगे कि नहीं, आपके हाथ में। अब जो हम ये समझ में आया, भाव के बारे में पूरा सेंस बना। अगले सेशन में हम कुछ जरूरतों पर बात करने का करेंगे। कठिन परिस्थितियों में भी जरूरत कैसे पहचाने उस पर बात कर देंगे। तो उससे आपको धीरे धीरे सेंटेंस फ्रेम करना फिर सीखने की जरूरत होगी। मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही इसलिए मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आपकी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही इसलिए आप ऐसा महसूस करते हैं। आपकी बात करेंगे तो आपकी, मेरी बात करेंगे तो मेरी। अभी हम लोगों की जो सबसे बड़ी चूक होती है ना, वो ये होती है कि हम कहते हैं मैं परेशान हूं क्योंकि तुम। जैसे ही आपने ये कह दिया ना, अब अगला वहां से अपना कान बंद कर लेता है और सुनता है तो सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं नहीं तुम। तो जब अगला को आप कहते हैं ना मैं ऐसा ऐसा हो रहा हूं क्योंकि तुम, वो रुक करके कहता है तुम नहीं, मैं नहीं, ठीक है। तुम जो ऐसा ऐसा हो रहे हो वो, और मैं जो ऐसा ऐसा हो रहा हूं वो, दोनों के कारण तुम। कि नहीं? हमको लगता है हम तो ठीक ही बोल रहे हैं, सेंटेंस के उस बेसिक स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे दुखी होने का मूल कारण मेरी अपनी जरूरतों का पूरा नहीं होना है। आपके दुखी होने का मूल कारण आपकी जरूरतों का पूरा नहीं होना है। हम उस पर फोकस करने के बदले हम बाकी चीजों में उलझ जाते हैं। तो हम ब्रेक के बाद लौट के ना थोड़ा जरूरतों को पहचानने पर इसी तरह से बात कर देंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जरूरतें कैसे पहचानी जाएं उस पर थोड़ा बात कर देंगे। भैया का एक प्रश्न है, उसको सुन के ब्रेक करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा। ये लिस्ट, हाँ बोलिए ना, आप सुनाई दे रहे हैं। ये लिस्ट देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव है वो सकारात्मक भाव की अपेक्षा ज्यादा है, और इसमें 2 चीज हो रही है, अशांति फैलाना, असंतुष्ट होना। वो नहीं हो सकता। असंतुष्ट तो लिखा है क्या? नहीं लिखा। अच्छा लिख देंगे, यहाँ संतुष्ट है ना, तो यहाँ शांति के बदले अशांति और संतुष्ट के बदले असंतुष्ट, 2 शब्द जोड़ देना है बंधन। अशांति और असंतुष्ट। ऐसा क्या है कि ये नकारात्मक जो भाव की जो संख्या है वो संतुष्ट सकारात्मक भाव की अपेक्षा ज्यादा है। जी, आप ये कह रहे हैं कि आज की जिंदगी में अभाव ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा है, नकारात्मक भाव ज्यादा है। ठीक है, तब उसको ठीक करना है। मैं वही कह रहा हूँ, कचरे पर नजर डाल के रखे हैं तो क्या होगा जी? बढ़िया, तो ब्रेक कर ले।